बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक हैं। एक्सप्रेसो ट्यून इन कर चुके हैं। मैं हूं इमरान हसन और आज मेरे साथ नहीं है अमला हसन। हिना न्याजी आज हमारे साथ हैं बिकॉज अमला एक हफ्ते के ऑफ पे हैं और उनकी जगह आज हमें हिना न्याजी ने ज्वाइन किया है। आई बिलीव कि इनका साथ भी हमारे साथ अच्छा रहेगा। और आपकी सब कैसी हुई? जैसे इमरान, वैसे आप लोग बहुत अजीम लोग हैं कि सुबह इतने जल्दी उठ जाते हैं। मतलब सुबह उठना इज लिटरली अ टास्क। और मेरी फैमिली जो थी, दे वर ऑन देयर टोज। अम्मा भी उठा रही हैं, अब्बा भी उठा रहे हैं, सब लोग सुबह मुझे सरप्राइज मिल गया हिना को और हमने कहा कि जरा कुछ डिफरेंट सरप्राइज भी होना चाहिए हिना के लिए भी और बाकी देखने वालों के लिए भी। सो सरप्राइजेस लाइफ में बहुत जरूरी हैं। वैसे सुबह ऐसी कौन सी चीजें जो बहुत ज्यादा लोगों को एक्टिव करती है, जो लोग आपको देख रहे हैं, उनके हवाले से जरा मैं आपको कहूं कि उनको कोई मशवरा दे दें कि कैसे उनकी आंखें खोले। वैसे तो आपकी अपनी नहीं खुली। आई थिंक मेरी आई थिंक एक अच्छा जो है ना कॉफी का कप आपकी आंखें खोल सकता है, या फिर जबरदस्त किस्म की जो है ना कंटेंट अगर हम एक्सप्रेसो में आपको दें तो उससे भी आप जाग सकते हैं, क्योंकि बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है आज का प्रोग्राम। बिल्कुल, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। और इन्फॉर्मेशन की चूंकि उन्होंने बात की है तो हम रुक नहीं सकते इन्फॉर्मेशन देने से पहले कि हम आगे बढ़े। कोविड केसेस में इजाफा हो रहा है। आज स्पेशली हमने कहा कि एक बार फिर आपसे नंबर शेयर कर लें। कोविड के इस वक्त जो कंफर्म केसेस पाकिस्तान के अंदर हो चुके हैं जी, वो हैं 6,78,165 और अब तक 14,613 अमवात भी वाकई हो चुकी हैं। और बच्चों में केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, बहुत बढ़े हैं बच्चों में। और ये जो थर्ड वेव है ये बहुत लीथल है और बच्चों को बहुत बुरी तरह अफेक्ट कर रही है। तो गैर जरूरी तौर पर जो है ना वो आप घर से बाहर ना निकलें until unless it's very important। आप बच्चों को प्यार भी ना करें गैर जरूरी तौर पर, बच्चों से दूर रहे, ज्यादा बेहतर है। आज वर्ल्ड ऑटिज्म डे भी है, एक स्पेशल सेगमेंट हमने उसमें भी प्लान किया। विद दैट आज गुड फ्राइडे भी है। गुड फ्राइडे भी। और मैं सुबह सुबह वैसे भी इमरान आज उठी जाती क्योंकि सेल्स लगी हुई थी, ऑनलाइन शॉपिंग करने का आज वाही मजा आना था वैसे। चलें, जिस पे हम बात करते रहेंगे। देयर इज अ लॉट टू शेयर, हम इस पे बात करते रहेंगे। येट हमने क्या करना, सबसे पहले हम जाएंगे हेडलाइंस की तरफ। हेडलाइंस की तरफ हो सकती, विफाकी काबीना ने आईसीसी का फैसला मुअक्कर कर दिया। ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट जारी, हुकूमत का 5 नामजद मुल्जिमों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। कोरोना की तबाहकारियां जारी, प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर बात करेंगे बच्चों को कोरोना से कैसे बचाया जाए। वफाकी काबीना का कोरोना के बढ़ते केसेस पर इजहार तशवीश, मुल्क मुकम्मल लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, वजीर आजम ने फिर वाज़िया कर दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ऑटिज्म से आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सेंचुरियन के मैदान में बाबर आजम का पहला इम्तिहान, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान आज पहला वनडे खेला जाएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे और बात करते हैं आज बड़ी खबर की। आपने जिक्र किया तो दो बड़ी खबरें हैं वैसे तो, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विफाकी काबीना के अहम फैसलों की। विफाकी काबीना ने नए वजीर खजाना हम्माद अजहर का भारत से चीनी और कपास दरामद करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। कल भी हमने बात की थी और कल हमें इंडिया भी दिया था विफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब ने। इस पर हम बात भी करेंगे। काबीना ने दो टोक अल्फाज में वाजे किया है कि मकबूजा कश्मीर की जो आईनी हैसियत है उसकी बहाली तक भारत से तिजारत नहीं हो सकती। भारत अगर बेहतर ताल्लुकात चाहता है तो पहले 5 अगस्त 2019 के इक़दामात को वापस ले। दूसरी जानिब काबीना की मंजूरी के बाद ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक कर दी गई है। रिपोर्ट में ब्यूरोक्रेसी के अदम ताउन की कली खोलते हुए यह कहा गया है कि अफसरान ने अपनी और सियासतदानों की करप्शन छुपाने और रिकॉर्ड घुमाने की हर मुमकिन कोशिश की है। रिपोर्ट में नामजद 5 अफराद के खिलाफ गवर्नमेंट ने क्रिमिनल केसेस बनाने का भी ऐलान किया है। और जैसे कि मैंने जिक्र किया विफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब का, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि आसिफ अली जरदारी के स्विस केसेस का ओरिजिनल रिकॉर्ड मिल गया है। ये अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है पीपल्स पार्टी के लिए। उनके केसेस फवाद साहब का कहना था दोबारा खोले जा सकते हैं। इसी हवाले से जो हुकूमत की कानूनी टीम है उसकी मुशावरत भी जारी है। और इसके साथ साथ विफाकी काबीना का सहल पसंद और काम न करने वाले अफसरान को नौकरियों से फारिग करने और इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान में हेल्थ कार्ड्स देने का भी ऐलान सामने आया है। कल इंपॉर्टेंट ये सेशन था फेडरल कैबिनेट की। हम अगर बात करते हैं इस वक्त हमें विफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ज्वाइन भी कर रहे हैं हमारे साथ, पहले भी थे शो में। उनसे जरा पूछते हैं कि इस सारी सूरत हाल के ऊपर ये क्या क्या नई डेवलपमेंट हो रही है। फवाद साहब गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठाक हैं, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। आपने वैसे कल इशारा तो हमें दिया था कि लाजमी नहीं है कि फैसला गवर्नमेंट भी करे, तो ऐसा लगता है कि इख्तलाफ इस पे शुरू से ही मौजूद था जब हेडलाइंस बनी। लेकिन बार बार एक सवाल जो सामने आ रहा है वो बतौर कॉमर्स मिनिस्ट्री के इंचार्ज प्राइम मिनिस्टर के ऊपर आ रहा है, क्या वाकई उनके इल्म में नहीं था? और कल जो काबीना की अंदरूनी कहानी सामने आई, हम्माद अजहर साहब ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब के इल्म में था इसका होना और फिर उसके बाद कल ये फैसला हुआ, इसमें किस हद तक सदाकत है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हुकूमत जो होती है, हमारे थोड़ा सा मीडिया को भी स्ट्रक्चर समझने की जरूरत है। हुकूमत जो है
उसके अंदर मुख्तलिफ महकमे हैं, हर डिपार्टमेंट जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है। अब जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है उसका पॉइंट ऑफ व्यू है कि हिंदुस्तान के साथ तजारत जो है उसमें फायदा है, और इक्तिसादी नुक्ता नज़र से अगर पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात बेहतर हों तो इससे किसको इनकार नहीं कर सकता कि हमारी जो मईशत है उसको एक बहुत बूस्ट मिलता है। और जाहिर है एक जो पूरा खिता है उसकी मईशत को एक बूस्ट मिलता है। लेकिन सवाल यह है कि जो सियासी नुक्ता नज़र से क्या ये दुरुस्त होगा कि कश्मीर के अंदर जो इस वक्त एक कैदोबंद की सोबतें लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, जिस तरीके से मुसलमानों का लहू बहाया जा रहा है, तो पाकिस्तान ये तासुर देना कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात हमारे नॉर्मल हैं, वो सियासी नुक्ता नजर से सही नहीं है। लिहाजा फॉरेन अफेयर्स का इंटीरियर का व्यू कॉमर्स के व्यू से मुख्तलिफ है, और इसी तरह से काबीना जब बैठती है उसमें फिर सारे व्यूज आते हैं और अकॉर्डिंगली फैसला होता है, और वो हुकूमत का फैसला होता है, ईसीसी का फैसला हुकूमत का फैसला नहीं। असल में फवाद साहब आपको भी बेहतर पता है, मामला ये नहीं होता कि फैसला क्या हुआ है, मामला उस फैसले बीच में जो एक कंफ्यूजन पैदा हो जाती है और खबरें फौरन से पब्लिक हो जाती हैं। बहुत सारे मामला आते हैं, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द PIA मैटर, सेनेट टिकट्स इसको दिया फिर वापस लिया, बहुत सारे मामला आते हैं। ये जो कंफ्यूजन क्रिएट होती है इसकी बुनियादी तौर पे क्या वजह है? क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ना होना हुकूमत की तरफ से जो हुकूमत का मौक़िफ़ एक ही प्लेटफॉर्म से मीडिया के सामने रख सके, ये वजह है? हर वजीर आके उठ के अपने तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, ये वजह है? ये बुनियादी तौर पर कंफ्यूजन का क्या लॉजिक है, क्या वजह है? नहीं, एक ही प्लेटफॉर्म से तो मुमकिन नहीं ना। जिस तरह से मैंने आपको कहा कि जो इक्तिसादी अमूर है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देगा, इंटीरियर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देगा, फॉरेन अफेयर्स अपना देगा, और फिर कैबिनेट इन सारे व्यूज को कम्युनिकेट करेगी। असल में 2013 में प्रेसिडेंट ओबामा ने ये कहा था कि जो मॉडर्न गवर्नमेंट्स हैं उनको सबसे बड़ा चैलेंज ये है जो मीडिया का एक बहुत बड़ा इरप्शन है, और मीडिया को कुछ ना कुछ खबर चाहिए। लिहाजा मीडिया को डील करना मॉडर्न हुकूमतों का एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और वो पाकिस्तान है। तो मीडिया इज द चैलेंजर से हर किसी के लिए रहता है। खैर, ब्रॉडशीट के हवाले से कल जस्टिस असमद सईद ने उनकी जो रिपोर्ट है हमारे सामने आई, वैसे तो हमसे ढकी छुपी नहीं है, हम सब इस सिस्टम का कहीं ना कहीं बिलवास्ता या बिलावास्ता शिकार हैं। वी ऑल नो कि हमें फवाद साहब रिफॉर्म्स चाहिए, लेकिन बड़े ब्लंट वे के अंदर हमारे इस निज़ाम के ऊपर सवाल उठाए गए हैं। और इशरत हुसैन साहब की सरबराही में आपकी गवर्नमेंट से, आप गवर्नमेंट में आए हैं, आपने कोशिश की है कि इसको रिफॉर्म किया जाए, कुछ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं है। कल शौकत तरीन साहब ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा कि ब्यूरोक्रेसी काम इसलिए नहीं करना चाहती कि नैब का प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो इस सारी सूरत हाल पे अब क्या लाया अमल होगा ब्रॉडशीट की रिपोर्ट की रोशनी में? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि जो ब्रॉडशीट में जो सब्सटेंट मैं समझता हूँ कि एक तो रिपोर्ट बहुत ही अच्छी लिखी हुई है। दूसरा यह है कि जो उन्होंने रिफॉर्म्स इसमें वादा किया है, जो करने को कहा है, वो बहुत अहम रिफॉर्म्स है। अब तक हम $300 मिलियन से ज्यादा रकम वकीलों को अदा कर चुके हैं जो बैरून मुल्क केसेस है, और हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स हम केस हार भी चुके हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि इस प्रोसेस को दोबारा ठीक किया जाए, और ब्रॉडशीट कमीशन ने बड़ी तफसील से इसके ऊपर अपनी रिकमेंडेशन दी। ठीक है। और गेटिंग बैक टू दिस चीनी और कपास का मामला फिलहाल मौखिर किया गया है, और क्या हम इसकी वजह सिर्फ फवाद साहब मीडिया प्रेशर या वो हेडलाइन समझे जो अभी आई हैं, आने वाले वक्त में थोड़ा टाइम लेके इसको फिर किया जाएगा, टाइम गेन किया जाएगा, या आपको लगता है कि नहीं, ये नहीं हो पाएगा? इस वक्त तो मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा। उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी की जो एक एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसीज हैं उनको लेजिटिमेसी पाकिस्तान में कोई नहीं देना चाहता। सही। और जब तक मोदी अपनी जो इंतहा पसंदी की पॉलिसीज हैं उनके पीछे नहीं हटते हैं, और एक पाकिस्तान से नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस शुरू करना है तो उन्हें हिंदुस्तान के अंदर से शुरू करना होगा। और कश्मीर जो वो कुंजी है अमन की भी और इस खत्ते की तरक्की की भी। अच्छा, लेकिन दूसरी जानिब फवाद साहब, आपने एक ऑब्वियसली आप एक पॉलिटिशियन हैं और अवाम से बराह रास्त राब्ते में होते हैं। अवाम का फायदा तो बज़ाहिर हमें ऐसे ही लगता है, पूरी दुनिया में चीनी महंगी है, भारत में सस्ती है। कपास भी हम अगर पाकिस्तान में भारत से मंगवाएं, टेक्निकली स्पीकिंग तो हमें फ्रेट चार्जेस कम पड़ते हैं, दुनिया की निस्बत तो सस्ती पड़ेगी। हमारी अपनी पॉलिसीज की वजह से कपास भी हमें बाहर से ऑब्वियसली इंपोर्ट करना पड़ रही है, तो टेक्निकली तो ये पाकिस्तान के अवाम के लिए तो ये चीज़ बेहतर है, लेकिन आप फिर भी कह रहे हैं कि गवर्नमेंट इस पर नहीं जाएगी ड्यू टू स्ट्रेटेजिक मैटर। नहीं, टेक्निकली तो देखें, मैंने पहले ही आपसे कहा है कि हम तो अमन चाहते हैं। हिंदुस्तान से ताल्लुकात बेहतर होने में पाकिस्तान का, हिंदुस्तान का, पूरे सार्क रीजन का बहुत फायदा है। और ये जो आपने इकोनॉमिक बात की तो बिल्कुल सही है, लेकिन सवाल ये है
कि क्या हम अपने उन लाखों शहीदों का खून इग्नोर कर दें जिनको जो मोदी हुकूमत जिस कत्लेआम की बहरास्त जिम्मेदार है। क्या हम मोदी साहब की जो पॉलिसीज हैं जहाँ पे बीफ खाने के ऊपर मुसलमानों को लिंच किया जा रहा है, क्या हम उससे आंखें बंद कर लें और हम इनको एक कानूनी हिसाब के ऊपर तस्लीम कर लें जो कश्मीर में हिंदुस्तान ने किया है? ठीक ये है, मुमकिन नहीं होगा। ठीक है। कल आपकी स्टेटमेंट, आखिरी सवाल मेरा, स्विस अकाउंट्स के हवाले से आपने जरदारी साहब के बारे में कहा कि उनके केसेस दोबारा खोले जा सकते हैं। इस हवाले से क्या सिग्निफिकेंट डॉक्यूमेंट्स हैं गवर्नमेंट के पास, और क्या इनका हाल भी बाकी केसेस की तरह तो नहीं होगा कि नैब पकड़ता है, 6-6 महीने रखता है, फिर छोड़ देता है क्योंकि तहकीकात नहीं हो पाती और साबित नहीं हो पाते जराइम? इस पे क्या अपडेट्स हैं हमारे पास? तो जो आपकी मायूसी है वो लोग केसेस मुंतकी इंजाम तक पहुंचते, केसेस इंजाम तक नहीं पहुंचते, एक मायूसी वो पैदा होती है। जरदारी साहब की जो बरियत हुई थी वो इस बुनियाद पे हुई थी कि ओरिजिनल रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है और जो रिकॉर्ड है वो फोटोकॉपीज हैं और वो टेस्टेड नहीं है। ये एक बहुत ही बड़ा झूठ था क्योंकि जो रिकॉर्ड है वो नैब की कस्टडी में था, ओरिजिनल रिकॉर्ड, और नैब ने उसके बावजूद पेश नहीं किया उस वक्त। और इसीलिए जिस तरह सईद ने लिखा है कि 2011 से 17 तक का जो नैब का 18 तक का जो नैब का दौर था वो बिल्कुल एक ब्लैक एरा था और उसमें ये जरदारी साहब के केसेस शामिल थे। ठीक है, ठीक है। फवाद चौधरी साहब, ये बताइएगा कि इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान में हेल्थ कार्ड देने का सिलसिला कब से शुरू कर रही है गवर्नमेंट? इसके ऊपर तैयारी मुकम्मल हो चुकी है और इंशाल्लाह मंजूरी भी हो चुकी है। सबके बाद जो है वो कोई लीगल प्रॉब्लम नहीं रहा और इंशाल्लाह बड़ी जल्दी इस्लामाबाद और गिलगित के तमाम शहरियों को सेहत कार्ड की सहूलत मुयसर। चलें, ठीक है। फवाद साहब बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस इन द मॉर्निंग एंड पिंग, बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर और बड़े अहम वजीर हुकूमत के ऑब्वियसली हैं। इन्होंने कल भी हमारे शो में कहा था कि ये मुश्किल लगता है जो भारत से हम इस वक्त ट्रेड शुरू कर रहे हैं, और कल मैंने इनसे कैटेगोरिकली पूछा था कि क्या ट्रेड और टॉक साथ साथ चल सकते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, इस वक्त ऐसा नहीं लगता, और वही फिर कल हमने देखा। खैर, इस वक्त गर्मा गर्म खबरें। डू वी हैव अ ब्रेक जी? ब्रेक हमने लेनी है, सो लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू एस्प्रेसो। और अब बात करें कोरोना वबा की। कोरोना वबा तो हमारे मुल्क में जो है ये बुरी तरह फैल रही है और ये एक ऐसा वायरस है जो कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रहा और दिन ब दिन फैलता जा रहा है। मुल्क भर में यौमिया केसेस तकरीबन 5000 जो हैं आज सुबह आज ये खबर मिली मुझे और बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। बिल्कुल, और मैं कुछ फिगर्स बता भी रहा था। अब तक वैसे 6 लाख तकरीबन 7205 लोग इससे रिकवर भी हुए हैं, लेकिन पिछले 24 घंटों के अंदर 83 अमवात इससे वाक़ हुई हैं। और 24 घंटों के अंदर हम अगर मुख्तलिफ टेस्ट की बात करते हैं तो वो 50,170 किए गए हैं, जबकि इस वक्त जो क्रिटिकल केसेस की तादाद है, यानी कि वो केसेस जो कि वो अफराद जो कि तशवीशनाक हालत में हैं, उनकी तादाद 3,384 है। सो इस सारी सिचुएशन को देखते हुए, जैसा कि हम मुसलसल कह रहे हैं कि कोरोना की इस वबा में बच्चे भी बड़ी तादाद में मुतासिर हो रहे हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के हवाले से आपको अपडेट करें तो यहाँ कोरोना से मुतासरा बच्चों की मजमूई तादाद इस वक्त 5,726 से भी तजावुज कर गई है, जबकि पंजाब में 19,367 बच्चे अब तक मुतासिर हुए हैं, जिसमें सिर्फ लाहौर में 5,000 से ज्यादा बच्चे इसका शिकार हो चुके हैं। तो इन मुतासिर होने वाले बच्चों की उम्रों की हम अगर बात करें तो नौमालूद हैं, 1 साल से लेकर 15 साल तक उनकी उम्र है। और इमरान, लोग उस तरह से एसओपीज को फॉलो नहीं कर रहे, लोगों का जो बिहेवियर है वो बहुत नॉन सीरियस है। बिल्कुल ऐसे ही है। और वफाकी काबीना ने उधर जो है वो निजी शोबे यानी कि प्राइवेट सेक्टर से जो चीनी वैक्सीन है कैंसाइनो, उसकी कीमत तकरीबन 4,225 रुपए कैबिनेट की तरफ से मुकर्रर की गई है, जबकि सिंध हाई कोर्ट ने रूसी वैक्सीन जो है स्पुतनिक 5 उसको फरोख्त करने की इजाजत देते हुए गवर्नमेंट को 7 दिन में इसकी कीमत भी मुकर्रर करने की हिदायत की है। सिंध गवर्नमेंट एक बार फिर मुल्क भर में 2 हफ्तों का मुकम्मल लॉकडाउन और इंटरसिटी बस सर्विस मुअत्तल करने की तजवीज़ दी है। वज़ीर आला सिंध ने यह भी वार्निंग दी है कि अगर हमारी तजावीज़ पर अमल न किया गया तो हम फैसले खुद करेंगे। वो कह देते हैं, लेकिन वो दूसरी बात यह कि अब जो इंटर प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट है इसके ऊपर भी सीएम सिंध ने कहा था कि उसको भी बैन किया जाए कि पंजाब से जो ट्रांसपोर्ट है वो सिंध में ना जाए। तो सिचुएशन ओवरऑल इज गेटिंग क्रिटिकल। लेकिन विद दैट हम जो एसओपीज की बात कर रहे थे, इसमें इंटरेस्टिंग फैक्टर ये भी था कि जब हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन लगाया गया और लोगों को रोका गया कि आप गैदरिंग्स ना करें, लोगों ने वो शादियां जो अप्रैल के पहले हफ्ते में होनी थी उसको मार्च के आखिरी डेट में फौरन से कर लिया। और इमरान, कोई इंस्टाग्राम स्टोरी, मतलब कोई वीडियोग्राफर्स और जितने भी ब्लॉगर्स उनकी स्टोरीज देखो तो लग ही नहीं रहा कि लॉकडाउन लगा हुआ है या शादियां जो हैं वो नहीं हो रही। और एक और बड़ी अजीब सी सिचुएशन है कि लोगों ने मास्क तो पहना हुआ है लेकिन वो उन्होंने अपनी चिन पे रखा हुआ है।
मतलब ऐसा मास्क पहनते हैं जिसका पहनने का फायदा फायदा है। कोई नहीं अच्छा, होता। इस में अब जो सबसे कम जो चीज की जा सकती है या मिनिमम जो चीज की जा सकती है वो ये है, मास्क तो आपने पहना ही, ऑब्वियसली वो हमारी जिंदगी का हिस्सा है, हो जाना चाहिए, लेकिन मिनिमम जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हम गैर जरूरी गैदरिंग्स में ना जाए। मैं मुसलसल ये बात कह रहा हूँ कि जितनी भी गैर जरूरी गैदरिंग्स है जिनमें आप अगर ना जाएं तो फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि अगर आपने जॉब पे जाना है, जरूरी है तो ऑब्वियसली जाना पड़ता है, लेकिन जैसे शादियां हैं मुझे लगता है जरूरी गैदरिंग्स नहीं है। इस तरह बहुत सारे फैमिली फंक्शंस हैं, डिनर्स हैं, अवॉइड किया जा सकते हैं। और इमरान, एक और बात, अब तो हम ग्रोसरीज भी घर पे बैठ के कर सकते हैं। बहुत से डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, फार्मेसीज हैं जो मेडिसिन भी घर पे डिलीवर कर रही हैं। आप ग्रोसरी, आपको कोई अगर इंपॉर्टेंट चीज चाहिए तो आपके घर पे डिलीवर हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, और आप कोशिश करें कि इसको ज्यादा से ज्यादा अवेल करें। और अब चूंकि ये थर्ड जो वेरिएंट है ये बच्चों के अंदर भी जा रहा है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम बच्चों से डिस्टेंस रखें। खासतौर पर वालिदैन की हमारी सोसाइटी के अंदर ये आदत होती है, हम लोगों की भी, अगर हमारे घर में बच्चे हों, हमारे छोटे बच्चे हों, तो हम उनको प्यार करते हैं जाते हैं, तो हम मुसलसल ये बात करें कि आप कुछ अर्सा अवॉइड करें, बच्चों को गैर जरूरी प्यार भी ना करें और खासतौर पे डिस्टेंस मेंटेन करें। और हम अगर पंजाब की बात करें तो वैक्सीन के हवाले से इस वक्त जो एक खबर हमारे सामने मौजूद है, वजीर आला पंजाब की स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा जी 10 लाख खुराकों के लिए 1.5 अरब हमने मुख्तस किए हैं और सियासत नहीं खिदमत मिशन है, ये भी उस्मान बुज़दार साहब का कहना है। उन्होंने एक जो मीनार पाकिस्तान के ऊपर वैक्सीनेशन सेंटर है, कल उसका दौरा भी किया, और उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से यहाँ पे ये भी बताएं कि जो वैक्सीनेशन सेंटर्स पंजाब में कायम किए गए हैं, आपने तो शायद विजिट भी किया था मेरा पाकिस्तान में, अभी तक नहीं, अभी तक नहीं किया, लेकिन खबरें आ रही है वो बड़ी पॉजिटिव है। बिल्कुल बिल्कुल, तो और नियर फ्यूचर में इंशाल्लाह हम विजिट भी करेंगे जी बिल्कुल। और लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जो वहाँ पे इंतजामात किए गए हैं। इसका तरीका है 1166 के ऊपर आप एक मैसेज करते हैं अपने CNIC नंबर को, उसके बाद आपको आपकी लोकेशन और आपका एक सर्टेन नंबर आई गेस वो दे दिया जाता है, वो लेकर आपको बता दिया जाता है कि किस तारीख को आपकी अपॉइंटमेंट है, उस तारीख के मुताबिक आप चले जाते हैं। और गवर्नमेंट ने 60 साल से ज्यादा जो उम्र के अफराद हैं उनके लिए ये शुरू किया है फैसला। आपको ये नहीं लगता कि बहुत सारे लोग अभी रिलक्टेंट भी हैं कि वैक्सीनेशन जो है वो नहीं करानी? बहुत सारे लोग हैं और इस पे हम मुसलसल बात भी करें, क्योंकि इसकी बुनियादी वजह ये है कि शायद लोगों को उस तरह से अवेयर नहीं किया जा रहा, एजुकेट नहीं किया जा रहा लोगों को उस तरह से। बिल्कुल, और ये इसका वही हाल लोग करना चाह रहे हैं जो पहले शायद पोलियो वैक्सीन का हुआ या दीगर वैक्सीन का हम करते हैं। तो हम एक बार फिर आपको कहना चाहते हैं कि वैक्सीन से आपने घबराना नहीं है, वैक्सीन इसके हल के लिए। और कुछ लोग इस पे क्वेश्चंस करना शुरू हो जाते हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर को वैक्सीन लगी या प्रेसिडेंट को वैक्सीन लगी तो उसके बाद उनको दोबारा क्यों कोविड हुआ? तो आप सेकंड डोज के बाद आपके एंटीबॉडीज बनना शुरू होते हैं, तो इसलिए उसका एक प्रोसेस होता है, जब तक वो कंप्लीट ना हो। हमें डॉक्टर जावेद अकरम साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर हेल्थ प्रोफेशनल है, आप हमारे शोज में इनको देखते हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जरा पूछते हैं, वीसी हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के भी, उनसे पूछते हैं कि वो इस सूरत हाल पे क्या राय रखते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आप और हम मुसलसल ये कोशिश तो कर रहे हैं कि लोगों को बताते रहें वैक्सीन को भी लेकर। ये जो B117 है जिसको हम UK वेरिएंट कह रहे हैं, बहुत मौलिक है, खास तौर पे बच्चों के हवाले से बहुत केसेस सामने आना शुरू हो गए हैं। कोई स्पेसिफिक एहतियातें, कोई बात जो इस हवाले से आप ऐड करेंगे लोगों के लिए? बहुत शुक्रिया जी, जैसे आपने बिल्कुल सही आप फरमा रहे थे। और ये जो वेरिएंट आया है B117 जिसमें 17 से ज्यादा वेरिएशंस आई हैं, 2 म्यूटेशंस हैं और 15 वेरिएशंस हैं। और इसमें जो वायरस की साख्त बदली है, और साख्त बदलने से ये हुआ है कि जो इसकी पोटेंशियल है एक से दूसरे को लगने का, ये मोस्टली वेरिएशन 7 के करीब स्पाइक प्रोटीन्स में आई हैं जो स्टड वायरस के ऊपर लगे होते हैं, कांटे। उनकी अहमियत यह है कि उनके जरिए ये ह्यूमन बॉडी में अटैच होती है, ये वायरस लंग्स में जाके इस 2 रिसेप्टर्स पे। तो उसकी एबिलिटी जो है वो तकरीबन 75% ऑलमोस्ट डबल हो गई है। तो इसलिए ये एक दूसरे से लगने का चांस डबल हो गया है। और दूसरा ये हुआ कि ये बच्चों को भी अफिनिटी इसकी बहुत बढ़ गई है। बच्चों के ACE2 जो अंडर डेवलप्ड ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं उनको भी लगती है, पहले ये इतनी नहीं लगती थी, अब उनको इक्वली वल्नरेबल कर दिया है। ठीक है। तीसरा ये अभी रिसेंटली हमने भी देखा और इंटरनेशनली भी कि इसकी विरुलेंस भी बढ़ गई है, यानी कि ये डेंजरस भी ज्यादा हो गई है और इसमें ज्यादा चांस हो गया कि लंग की इन्वॉल्व। पहले ये 5 से 10% था, अब ये 25% हो गया। तो इससे जाहिर है मोर्टेलिटी भी ज्यादा हो गई है और लंग डैमेज का भी चांस ज्यादा हो गया है। तो इसका ये तो हम देखें, ये जो आपने बिल्कुल सही बताया, वो तो हम रोक नहीं सकते वायरस को म्यूटेट। डॉक्टर साहब, ये जो 25% आपने बताया, ये 25% बिल्कुल आगाज की आप बात कर रहे हैं या ओवरऑल बीमारी के पूरे सेशन के दौरान, पूरे टाइम स्पैन के दौरान? कह रहा हूँ कि पहले जो लंग इन्वॉल्वमेंट थी ना इतनी ज्यादा, अच्छा इन्वॉल्वमेंट, ओके
लंग की क्योंकि देखें ये डिजीज जो है ये बेसिकली तो पल्मोनरी डिजीज है, लंग की डिजीज है। लंग के जरिए ही मेनली मोर्टेलिटी होती है जो स्टार्ट होती है। डॉक्टर साहब ये जो डॉक्टर साहब ये जो कोरोना केसेस में एसओपीज बताए जा रहे हैं और जो कोरोना केसेस डेली रिपोर्ट हो रहे हैं बहुत ज्यादा, हमें बताया जा रहा है कि एसओपीज को फॉलो करें, क्या इसकी खिलाफ वर्जी पर कोई सख्त कार्रवाई जो है की जा रही है? और अगर की भी जा रही है, डंडे के जोर पर आवाम कब तक एसओपीज पर अमल कर सकती है? देखिए जैसे मैं कह रहा था कि ये जो वेरिएशंस हम एक्सप्लेन कर रहे थे आपके सुनने और देखने वालों को, उसको तो हम नहीं रोक सकते कभी भी। वो तो वायरस है, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है। व्हाट वी कैन डू इज कि अपना 100% और केयरफुल हो जाएं जितना थे। आगे ही हम बहुत कम थे, इवन हम उसके 100% भी हो जाएं तो वो भी बहुत कम होगा। मैं समझता हूँ कि हमें ये एहसास करना चाहिए कि ये वायरस अब बहुत डेंजरस हो गई है और ये इसकी वल्नरेबिलिटी भी उतनी बढ़ गई है, तो ज्यादा से ये फैल रही है शादियों से या ऐसे फंक्शंस पे। तो सब हम तो यकीन मानिए बता के थक चुके हैं, लेकिन लोग हैं कि जी लोगों का प्रेफरेंस है अपनी ख्वाहिशात, वो जिंदगी की कुर्बानी देने से दरेग नहीं कर रहे, क्योंकि मेकअप किया होता है तो मास्क भी नहीं पहनते, वेरी अनफॉर्चुनेट, खाना भी खाना होता है, मेकअप को इतना पैसे लगाए होते हैं, इन्वेस्टमेंट की होती है, तो सही बात है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप हमेशा इस मामले में तवज्जो भी दिलाते हैं और इसके तकनीकी पहलू उनकी जानिब भी। मेकअप के ऊपर मास्क नहीं लगाते लोग, नहीं लगाते, आजकल तो डिजाइनर मास्क आ चुके हैं इमरान, लोग मास्क पहन के फ्लॉन्ट कर रहे हैं शादियों में। आपसे बेहतर कौन जान सकते हैं। इस पे हम बात करते रहेंगे, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट प्लीज ख्याल करें। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हम हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो वंस अगेन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जो फिल्म डायरेक्टर हैं, स्क्रीन राइटर हैं और कंप्यूटर ग्राफिक आर्टिस्ट भी हैं। बिल्कुल, और हम अगर बात करें उनके हवाले से बहुत ही टैलेंटेड शख्सियत हैं एंड वी आर ऑनर्ड कि हमारे साथ है। 2003 में वैंकूवर फिल्म स्कूल ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा से उन्होंने ग्रेजुएशन करने के बाद AAA गेम समेत बहुत से बैनुल अक़वामी मंसूबों पर उन्होंने काम किया है। उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। उन्होंने अपनी पहली फीचर फिल्म अल्लाह यार एंड द लेजेंड ऑफ मारखोर बनाई, जिसको फरवरी 2018 में पाकिस्तान भर में रिलीज भी किया गया। इस फिल्म ने फिल्मबीनों के दिलों पर राज किया और इस फिल्म ने कई बैनुल अक़वामी अवार्ड्स भी अपने नाम किए। हम अगर अल्लाह यार एंड द लेजेंड ऑफ मारखोर की बात करें तो इसमें बच्चों और बड़ों तक जो जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम है वो पहुंचाने की कोशिश की गई। 23 मार्च 2021 को प्राइड ऑफ पाकिस्तान का भी अवार्ड इनको दिया गया। और बिल्कुल हम बात कर रहे हैं उज़ैर ज़हीर खान की। जो लोग इनको देखते हैं वो इनको जानते हैं और हमारे पास कुछ हाइलाइट्स भी। इससे पहले कि हम उज़ैर की तरफ जाएं, उनसे इनके काम के बारे में बात करें, हमारे पास कुछ झलकियां हैं, देखते हैं जरा अल्लाह यार की कुछ झलकियां। अच्छा चले उज़ैर से हम बात। उज़ैर बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें अर्ली इन द मॉर्निंग आप जैसी शख्सियत से मिलकर और लोगों को मिलवा के, जो कि बहुत सारे लोग डिफरेंट फील्ड्स में काम तो करें, लेकिन एंटरटेनमेंट एक ऐसी फील्ड है जिसकी इस वक्त सबसे ज्यादा हमें जरूरत है कि हमारी कौम, हमारे लोग एंटरटेन होते हैं, परेशान रहते हैं हर वक्त। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको वेलकम करते हैं और ये बताइए पूरी दुनिया में एनिमेटेड मूवीज तो उज़ैर बनती हैं, ये बड़ा मुश्किल काम भी है, टेक्निकल काम भी है, मुझे लगता है कि महंगा काम भी है जब आप प्रोड्यूस करते हैं। तो आपने यही क्यों सोचा, आपका इंटरेस्ट इसी में क्यों आया एंड हाउ वाज द एक्सपीरियंस टू क्रिएट टू मेक अल्लाह यार? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये इसलिए किया कि पाकिस्तान में बच्चों को जो है लोकली प्रोड्यूस्ड एंटरटेनमेंट की ज़रूरत थी एंड एट द सेम टाइम इसके थ्रू वी कुड गिव लाइक वैल्यूएबल लेसन्स एंड knowledge to kids, which is very important. We could instill pride and sort of patriotism towards their country and their culture. So वैसे मैं CG आर्टिस्ट हूँ, so ये मेरा पेशा भी है एंड एक ये भी उम्मीद थी कि इसके थ्रू इंटरनेशनली पाकिस्तान को और पाकिस्तानी एनिमेशन इंडस्ट्री को इज्जत मिले। So बिल्कुल ठीक हो गया। उज़ैर मुझे ये बताइएगा कि आपने अपनी पहली फिल्म के जो कैरेक्टर्स के नाम है वो क्या सोच कर रखे और आपने जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ पर ही फिल्म बना डाली, इस बारे में क्या कहेंगे? जी आई थिंक ये एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर मी। आई थिंक एनवायरनमेंट जनरली इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और जानवरों के साथ आई थिंक अगर बच्चों को हम at a younger age influence करें to be kind to them so that they can relate, तो when they grow up फिर उनके दिलों में एक softer spot आप पैदा कर सकते हैं। So that was the whole plan कि जो जानवर हमने इस फिल्म में दिखाए
हम चाहते ये थे कि बच्चे जो हैं उनके साथ रिलेट करें एंड उनके साथ अटैचमेंट फॉर्म कर लें, सो दैट व्हेन दे ग्रो अप दे आर काइंड टू एनिमल्स। नहीं, बहुत जबरदस्त है ये। नाम जो है वो प्लीज जी। अच्छा, चल, एक तो ये कि हम कमर्शियली इस इंडस्ट्री को पाकिस्तान में, क्योंकि इसका स्कोप तो बहुत ज़्यादा, मुल्क में इतने ज़्यादा बच्चे हैं और बच्चों के लिए कोई एंटरटेनमेंट भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो खास तौर पे ऐसे प्रोजेक्ट्स को देखने के लिए सिनेमास को अफोर्ड नहीं कर सकते। टेलीविजन एक ऐसा जरिया है जहाँ पे हम उनको ये एंटरटेनमेंट दे सकते हैं। तो इसका एक तो कमर्शियल एस्पेक्ट हम अगर देखें तो इसका क्या फ्यूचर आपको पाकिस्तान में लगता है? कितना काम इस पर अब तक हो चुका है और इसको बढ़ाने के लिए हम क्या करें? क्या हम इंस्टीट्यूशनल लेवल के ऊपर इसको लेकर आएं? आप जैसी शख्सियात क्या किरदार अदा कर सकती हैं इसके लिए? जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आई थिंक ये इसको अंडर एस्टिमेट किया जाता है। आई थिंक जितना इसका इन्फ्लुएंस है जिससे आप नेशन बिल्डिंग कर सकते हैं, मतलब आप अपनी आजकल जो हमें सोसाइटी में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, सोशल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आइदर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन और जो हमारे एजुकेशनल सिस्टम है वो थोड़ा सा वीक है। बच्चों को जो है ये एनिमेशन बहुत पसंद है और इसके थ्रू आप जो हैं हर तरह के लेसन्स उनको विदाउट देम रियलाइजिंग इवन, मतलब उनको आप पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सो अगर ये एक मैसिव स्केल पे हो, जो कि आई थिंक अभी गवर्नमेंट इज स्टार्टिंग टू लुक इनटू दिस, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो फाइनेंशियली बहुत वाइबल है, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री है। सो दे वांट टू, वो चाहते ही हैं कि ये इंडस्ट्री एक्सपैंड करे। और जो सबसे बड़ा फ़ायदा इससे होना है वो यही होना है कि आपकी आगे वाली जो जनरेशन्स हैं उनके वर्क एथिक्स और उनकी वैल्यूज़ आप शिफ्ट कर सकते हैं, एंड विच वुड बी अमेजिंग, एंड दैट्स व्हाट द फ्यूचर रिक्वायर्स। एग्जैक्टली। उज़ैर, ये बताइएगा कि जब आपको प्राइड ऑफ पाकिस्तान के एजाज़ से नवाजा गया तो व्हाट वर योर फीलिंग्स? आई डोंट थिंक कि मुझे इससे ज़्यादा कोई बड़ा एजाज़, दिस टाइटल पॉसिबली मिल सकता है और कभी मिलेगा, बिकॉज मैं अल्ट्रा पेट्रियाटिक हूँ और जस्ट बीइंग कॉल्ड प्राइड ऑफ पाकिस्तान इज सच अ ह्यूज डील। और जो मेरी टू डू लिस्ट है जिसमें एक मेक पेरेंट्स प्राउड वाला पोर्शन था वो मैंने स्क्रैच ऑफ कर दिया, बिकॉज Alhamdulillah, my whole family, myself, I'm really super excited. ठीक है। आप हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आप अगली जो फिल्म है वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर बना रहे हैं। एक तो ये कि वो हम कब तक देखेंगे, नंबर 1, और दूसरा ये कि ये जो एनिमेटेड मूवीज़ हैं ये क्या वाकई बच्चों की जो कैरेक्टर बिल्डिंग है या उनकी तवज्जो दिलाना एक मौजू की तरफ, जैसा कि आपने खुद भी कहा कि वो कैरेक्टर से एसोसिएट कर लेते हैं। हम खुद भी बचपन में इन्फेक्ट कर लेते थे, हमारे भी बचपन में हीरोज़ होते थे। तो आपको लगता है कि बच्चों की नफ्सियात के ऊपर इसका असर होता है और वो सीखते हैं इससे? जी एब्सोल्युटली होता है। अभी जो हम फिल्म कर रहे हैं वो सिमिलर तरीके से हम चाह रहे हैं कि जो एनवायरनमेंट है, स्पेशली ट्रीज़ और जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है उसको काउंटर करें थ्रू दिस फिल्म। मगर दिस फिल्म इज़ वेरी डिफरेंट इन द सेंस कि ये ज़्यादा कमर्शियल है। इट्स गॉट रोबोट्स। व्हेन इट्स कमिंग आउट वो अभी कंफर्म नहीं है बिकॉज ऑफ कोविड, एज यू नो, एंड इंशाल्लाह बट प्लान हमारा यही है कि अल्लाह करेगा व्हेन थिंग्स बिकम नॉर्मल, ठीक है, बेहतर होगा तो विद इन दिस ईयर हमारी प्रेफरेंस है कि आखिर में लाइक 30 सेकंड्स, आप जो लोग विजुअल आर्ट्स के ऊपर काम करना चाहते हैं या ग्राफिक्स के ऊपर काम करना चाहते हैं, यंग हैं लेकिन उनके पास अच्छे आइडियाज़ हैं, क्रिएटिव हैं वो लोग, उनको आप कुछ थोड़ा सा गाइड कर दीजिए इस प्लेटफॉर्म से, वो कैसे आगे आएँ और आप जैसे लेवल पे कैसे पहुँचे ताकि कंट्रीब्यूट कर सकें? जी बिल्कुल। आई थिंक शुरू में तो हम लोगों के लिए भी, मेरे लिए भी बड़ा डिफ़िकल्ट था स्पेशली फिल्म बनाना, बिकॉज ये जितनी क्वालिटी आप निकालना चाहते हैं जो कि डिमांड है वो उसमें पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं और पैसे हमारे पास थे नहीं। तो जैसे वो एक सेइंग है, नेसेसिटी इज़ मदर ऑफ इन्वेंशन। तो हमने एक गेम टेक्नोलॉजी जो इस काम के लिए नहीं इस्तेमाल होती, हमने वो पहली दफ़ा दुनिया में यूज़ की, जिसकी वजह से एक तो कॉस्ट नीचे आ गई, क्वालिटी ऊपर गई, और जो प्लस एडिशनल बोनस मिला वो इंटरनेशनली अल्लाह ताला ने काफ़ी इज्जत उसकी वजह से मिली। सो आई थिंक लोकली अब जो है इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडियोज़ जो हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट इसी पाइपलाइन पे स्विच कर रहे हैं इंटरनेशनली भी। सो हम लकी थे कि हमने पहली दफ़ा एक चीज़ की
एंड उससे जो फ़ायदा ये हुआ है कि आई थिंक ऑलरेडी पाकिस्तान में एटलीस्ट 2 अदर ऐसे स्टूडियोज़ हैं जो यही सोच रहे हैं कि हम हमारी पाइपलाइन को वो यूज़ करते हुए फिल्म बनाएं। राइट। सो आई थिंक फ्यूचर इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा एनिमेशन का। उज़ैर, बहुत अच्छा लगा आपको एक्सप्रेसो में आज। द क्लियर लेसन इज कि अगर आप कोशिश करें यू कैन ऑलवेज फाइंड अ वे। ठीक है, बिल्कुल, देयर इज ऑलवेज अ वे, यू नो, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। टॉपिक ऐसा है कि इस पे मजीद और कई बातें हो सकती हैं लेकिन टाइम कम है। थैंक यू वेरी मच एंड कीप मेकिंग अस प्राउड। और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तक भी कोई अच्छे प्रपोजल खासतौर पे हमारे सिलेबस को लेकर बच्चों के लिए जरूर पहुंचाएं ताकि इसको हमारे सिलेबस का हिस्सा बनाया जाए और बच्चे पढ़ें इसको, इससे हमें। So this was Uzair Zahir Khan with us, CG artist. और अब क्या है? ब्रेक लेंगे। Keep watching Expresso. वेलकम बैक नाजरीन, मैं हूं इमरान हसन और आप एक्सप्रेसो देख रहे हैं। वैसे तो हमारी कोशिश है कि हम ऐसे मौज़ूआत भी इस्लामी नुक्ते निगाह से आपके सामने लेकर आएँ जिसके बारे में आपको इल्म हो, कम से कम इल्म की हद तक या मालूमात की हद तक आपके लिए ज़रूरी हों। लेकिन कुछ मौज़ूआत ऐसे हैं जिनकी हमारे माशरे के अंदर अमली तौर पर बड़ी अहमियत है। और इस वक्त हम अगर एक माशरती तकसीम की बात करते हैं तो हमारा माशरा इस नहज पे आ चुका है कि मुसलसल घरों के अंदर जो एक बेसिक फैमिली यूनिट होता है, जिसे घर कहते हैं, एक माशरे का जो एक बेसिक यूनिट होता है, उसके अंदर ही इस वक्त हमें बड़ी तकसीम नज़र आती है। इख्तलाफ राय महज एक नुक्ते पर रुकता नहीं है, रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं और इन दी एंड सबसे बुरा लफ्ज़ जो हमें सुनने को मिलता है वो एक रिश्ते का टूट जाना है, यानी कि तलाक़ की सूरत में। और ये ऐसे वाक़यात हमारे आसपास रोज़ाना की बुनियाद पे होते हैं, हम रोज़ाना सुनते हैं फैमिलीज़ के अंदर, टेलीविज़न के ऊपर भी हमें यही कुछ दिखाया जाता है। ये हो क्यों रहा है और इसको रोकें कैसे? इस पे इस्लाम की क्या राय है, इस्लाम इस पे क्या राय देता है, इस्लाम इस पे क्या रहनुमाई देता है, इसी के ऊपर हमने आज का ये सेगमेंट डिज़ाइन किया है। अल्लामा इमरान बशीर साहब एज़ यूजुअल हमारे एक्सप्रेसो टीम का हिस्सा है, हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे रहनुमाई लेते हैं और इनसे दीन की रोशनी की सूरत में पूछते हैं कि दीन इस्लाम की क्या रहनुमाई है इस पर। हमें बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सवाल सीधा सा है, तलाक़ का रुझान बढ़ता जा रहा है, रेशो हम रोज़मर्रा की बुनियाद पे देखते हैं, बुनियादी तौर पे आजकल के औकात में इसकी वजह आप क्या देखते हैं और इसको कैसे कम करें, कैसे रोकें? इस्लाम क्या कहता है? तलाक़ ये वो लफ्ज़ है कि है हलाल लेकिन उसके बावजूद अल्लाह के अर्श को हिला देता है। काश, मेरे तो यकीन करें इमरान भाई, शायद को दिन गुजरता हो कि जिसमें मेरे सामने तलाक़ के मसाइल ना आते हो। शायद कई जगह मैंने अपनी पगड़ी उतार कर कदमों में रखी, कई जगह पाँव पकड़े। आप पूछ रहे वजह क्या है? वजह कुछ भी नहीं है, अदम तरबियत नहीं की जा रही। नंबर 2, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई कि शादी करनी किन बुनियादों पे, उसको नहीं देखा जा रहा। नंबर 3, कमाइयों में मामलात गड़बड़ होना शुरू हो गए हैं। जैसा घरों में रिज्क आएगा उसके असरात मुरतब होंगे। एक इंसान हलाल हराम में तमीज़ नहीं कर रहा तो उस घर में सुकून कहाँ से आएगा? देखिए, आज निकाह के मौके पे हम अपने छोटे क्या, बड़े क्या, अपने क्या, पराए क्या, हर एक से राय लेते हैं। ये रिश्ता कर रहे हैं, आपकी क्या राय है, आपकी क्या राय? कभी हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय को भी देखा है? सुभान अल्लाह। कभी उनके हुक्म, कभी उनकी तो राय नहीं, उनका तो हुक्म है। हुक्म है, बेशक। आपने फरमाया तुनकाहुल मरअतु लिअरबइन, निकाह 4 बुनियादों पे होता है, लिमालिहा वली हस्बिहा वली जमालिहा वली दीनिहा फज़फुर बिज़ात दीन तरिबत यदाक। कुछ लोग माल की बुनियाद पे कि मुंडा खांदा पींदा है, ठीक, आमतौर पे ये पूछे जाता है पंजाबी, ये मुंडा खांदा पींदा है, मुंडा कमांदा सही, कमांदा ठीक नहीं, ये बुनियाद नहीं है। ओके। दूसरे नंबर पर मैं खूबसूरत कितना है, ये भी बुनियाद नहीं है। खानदान का क्या मामला था, ये भी बुनियाद नहीं है। फरमाया बुनियाद क्या है? वली दीनिहा, उसके अंदर अल्लाह के महबूब की ताबेदारी है। वाह। जो अल्लाह और उसके महबूब को अपना रहा है तो वह हर रिश्ते को अपनाएगा, जो उनको नहीं अपना रहा तो अल्लाह की कसम उनके दिए हुए निस्बतों को, रिश्तों को कहां से वो अपनाएगा? ये रिश्ते तो अल्लाह ने बनाया ना। ये जो दीन का पैमाना है, हम तो बुनियादी तौर पे हमारे अमल भी दुनियावी, हमारी तालीम भी दुनियावी, हमारे मकासद भी दुनियावी, तो इसको कैसे परखें? जी, आम तौर पे यहाँ भी आके हम गलती कर जाते हैं कि दीनदारी के देखने का जब मामला आता है तो हम देखते हैं नमाजी है। अव्वल तो ये मुझे तो यही समझ आता है। जी, अव्वल तो ये देखा ही नहीं जाता कि दीनदारी को देखना भी है कि नहीं। अगर कोई देखने जाता भी है तो नमाजी है, पगड़ी बांधता है, दाढ़ी शलवार, इन्हीं जो दीन के एक बुनियादी हुकूक अहकामात जरूर हैं, लेकिन इस पे बुनियाद आगे नहीं चलेगी। ठीक।
अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम हजली को कत्ल करने वाला, हजली को शहीद करने वाला, सारी रात तहज्जुद में रहता था, सारा साल कुरान पढ़ता था, इतना कि लोग आके उसके मुंह में पानी डाल देते, अंदर से साफ नहीं था। अच्छा, एक तो ये है कि ये तो एक निकाह से पहले या शादी से पहले बुनियाद है। जब एक रिश्ता बन गया जी, उसके बाद फिर कौन से ऐसे लवाजमात हैं जिसको देखा जाए जो कि एक रिश्ते की मजबूती के लिए या उसके कायम रहने के लिए जरूरी है, जिसका आज का आपको लगता है कि ख्याल नहीं रखा जाता? देखिए, खुतबा निकाह जब भी आप सुनेंगे, खुतबा निकाह जब भी आप सुनेंगे, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आयात मुबारक पढ़ते थे, उसमें 5 मरतबा तकवे का जिक्र है। तकवा, तकवा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकाती, या अय्युहन्नासुत्तकू वत्तकुल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह। लेकिन मसला ये कि ना हमने खुतबा निकाह को गौर से सुना, ना कभी पूछा कि कहा क्या जा रहा है। वाह वाह, बिल्कुल। उस वक्त हमें सिर्फ फॉर्मेलिटीज और जो है वो नमूदो नुमाइश की पड़ी होती है। हैसियत निकाह ही होता है, उसकी अमली हैसियत का नहीं पता। उसकी हकीकत क्या क्या खुतबा दे रहे हैं। अगर औरत ये पल्ले बांध ले कि मैंने सारी जिंदगी खामन की खामियां नहीं देखनी, और खामन ये पल्ले बांध ले, तो मुझे बताएं कभी लड़ाई होगी? दूसरे नंबर पे जो बुनियादी वजह बन रही है, शक किया जा रहा है बहुत ज्यादा। खामन बीवी पे शक कर रहा है, बीवी खामन पे शक कर रही है, एक दूसरे के मोबाइल के वो टो में लगे हुए हैं, जुस्तजू में लगे हुए हैं कि इसको किसी के मैसेजेस तो नहीं आ रहे, इसके किसी से राब्ता नहीं। बदगुमानी से बचें। औरत खास तौर पर चटनी से तो गुजारा कर सकती है, लेकिन खामिद उसको उस पर शक करे, इस पर वो गुजारा नहीं कर सकती, मर जाएगी वो। तो बदगुमानी करना छोड़े, दीन की बुनियादी चीजों को हम सामने लेकर आए। कोई अमल है इसके लिए? वो लोग, कुछ लोग इस बीमारी का भी शिकार हो जाते हैं, खामखा बदगुमानी, शक, लड़ाई झगड़ा, हर वक्त औरत पे तंज करना, उसके ऊपर ताने देना, ताने देना, खानदान के ताने देना। तो कोई ऐसा अमल भी है कि अगर एक शख्स बारहा ये कर रहा है और इससे बचना चाह रहा है कि मेरे घर में सुकून हो, मेरे बच्चों में सुकून हो, तो कोई अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजवीज़ किया कि ये करो, इससे घर के मामलात बेहतर होंगे? उसके लिए फरमाया कि जब भी गुस्सा आए या ऐसा मामला हो तो एक तो औज़ुबिल्लाह कसरत से पढ़ो, और दूसरा अपने सामने ये टारगेट रख दे कि हम में से हर एक निकलता है सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक कि मेरा ये टारगेट है। हम अपने को टारगेट तो मुकर्रर करें कि हमने जन्नत में जो जाना है तो हमने किस जगह पर जाना है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो खामन बीवी का अच्छे तरीके से इकराम करेगा, मैं अल्लाह का महबूब गारंटी देता हूँ कल क़यामत में जन्नत में मेरे कदमों के सबसे ज़्यादा करीब। इन फ़ज़ाइल को सामने रखा जाए। गज़ाली की रिवायत है कि जो खामन बीवी की कड़वी को सैली बर्दाश्त कर ले, दरगुजर कर दे, कुदरत है, मार भी सकता है, गालियाँ भी दे सकता है, बुरा भला भी कह सकता है, फिर भी दरगुजर करे। तो गज़ाली की रिवायत है कि अल्लाह ताला इस सब्र करने पे, हज़रत अय्यूब ने जो सब्र अय्यूब करके मिसाल कायम की थी, अल्लाह उनके कदमों में इसको जगह अता फरमाएंगे। और जो औरत बर्दाश्त कर दे, दरगुजर कर दे, तो उसको हज़रत आसिया ने जो फ़िरौन के जुल्म बर्दाश्त किए और उसके सदके से अल्लाह ने उनको इमामुल अंबिया की बीवी बना दिया। फरमाया अल्लाह इस औरत को वो हज़रत आसिया के कदमों में पहुंचा देंगे। तो इन फजाइल को सामने रखा जाए। इमरान, अच्छा, एक तो आपने ये तो एक तो खाविंद की तरफ से हमने बात की, खवातीन की तरफ से जो मसाइल उमूमी तौर पे हम सुनते हैं, आप मुझसे बेहतर जानते होंगे क्योंकि आपका वास्ता पड़ता है ऐसे मामलात से। रोजाना की बुनियाद। ज़बान बहुत बड़ा मसला है, जवाब देना, बदतमीजी करना, फिर उसके बाद तकाजा, जैसा कि आपने कहा कि रिज़्क़ हलाल घर में नहीं आता तो तकाजा होता है कि ज्यादा हो, और उसमें बाज़-औक़ात इसमें कोई बात माने नहीं है कि कस्मा पुरसी की हालत भी होती है। औरत का क्या मामला, इस्लाम क्या कहता है? हज़रत फातिमा को अपनी मिसाल बनाए, सारी जिंदगी अपने खामिद से कभी किसी चीज़ का मुतालबा नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, वो एक लतीफ़ा सा खामिद कहने लगा और बीवी कहने लगी मैं तेनों संभालना, तेरे बच्चे संभालना, तेरे मेहमान संभालना, की संभालना? कहना तू सिर्फ जुबान संभाला, बाकी सारा कुछ मैं संभाल लांगा। तो औरत सिर्फ जुबान को लगाम दे ले, खामिद का इस्तिकबाल करे। आम तौर पे ख़वातीन में कुछ कमियां हैं, वो ये हैं कि अपने खामिद को वो प्यार नहीं देती जो देना चाहिए, ठीक, अपने खामन के लिए वो बनाव सिंगार नहीं करती जो करना चाहिए। आप क्या पैगाम देंगे उन हमारे सभी भाइयों को, उलमाए किराम को, और फिर जो लोग आपको देख रहे हैं उनको भी माशरे के अंदर? इन दी एंड कुरान पाक ने मियाँ बीवी के जोड़े को लिबास कहा है। लिबास में 3 खूबियाँ होती हैं। नंबर 1, इंसान के सबसे ज़्यादा करीब होता है। नंबर 2, इंसान के ऐबों को छुपाता है और ख़ूबसूरती और इज़्ज़त का ज़रिया बनता है। मियाँ बीवी वो हैं जो एक दूसरे के ऐब छुपाएं और सबसे ज़्यादा करीब हों कि अपने बीच में किसी तीसरे को ना आने दें। जब तीसरा आ जाएगा तबाही शुरू हो जाएगी। एक तो ये बात। निकाह का लफ्ज़ी तर्जमा अगर हम सामने रख लें तो हमारे मामला सारे ठीक हो जाए। निकाह का लफ्ज़ी तर्जमा है 2 जानों का एक जान हो जाना। निकाह का लफ्ज़ी तर्जमा है
दो दरख्तों की शाखों का ऐसे मिल जाना कि घना साया बन जाए, तो मियाँ बीवी ऐसे हों कि घना साया बने। निकाह उस बारिश को कहते हैं जो ज़मीन पे आए और वहाँ से ऐसी खेती और ऐसी ज़राअत निकले कि लोगों की राहत का ज़रिया बने। निकाह उस नींद को कहते हैं कि इंसान की आंख में आए तो थकावट दूर कर दे। और अलामा इस नहज पे बात पहुंच गई कि कोई रास्ता नहीं बचा, बात तलाक पे जा रही है, और आजकल में किसी रिश्ते में भी कोई हमारा बहन भाई हमें देख रहा हो तलाक हो जानी है, उनके लिए कोई तजवीज़ आप? मैं हाथ जोड़ के दरख्वास्त करूंगा कि हम अपनी बेटियों को सामने रखें कि क्या मेरी बेटी ने भी जाना है। मेरी बेटी अगर ये गलती करती तो मेरा दामाद इसके साथ क्या सलूक करता तो मुझे अच्छा लगना था। सुभान अल्लाह। इसको अगर सामने रखेंगे कि ये मेरे पास जो किसी की बेटी है, मेरी बेटी ने तो भी किसी के घर में जाना है, ये भी तो किसी के जिगर का टुकड़ा। जी, जिगर का टुकड़ा। इसमें छोटा सा एक वाकया कि एक खामिन खाना खा रहा था, नमक तेज हो गया, बीवी को कुछ ना कहा, चुपके से खाते रहे और दिल ही दिल में दुआ करते, या अल्लाह मैं इस बंदी को माफ करता हूँ, तो इसके बदले मुझे माफ कर देना। अल्लाह की शान कुछ दिनों के बाद इंतकाल हो। पूछा क्या बना? का अल्लाह ने कहा तूने मेरी बंदी को माफ किया, उसके बदले में जा तुझे माफ करता हूँ। तकवा की बात है, दरगुजर की बात है। इस्लाम दरगुजर का दीन है, इस्लाम मस्बत सोचने का दीन है, अमल का दीन है, और इसी की जानिब तवज्जो अल्लामा ने भी दिलाई बार बार। अल्लाह के रसूल ने इसी बात की जानिब हमें बार बार राग़िब किया है, और फिर असहाबे कराम का भी यही दर्स मुबारक है, क्योंकि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा और हम तक पहुँचाया कि दरगुजर करें। दरगुजर में बहुत सारे मसाइल का हल है, और तलाक या रिश्तों का टूट जाना भी उन्हीं में से है कि अल्लाह सबके रिश्तों को सलामत रखे। एक छोटी सी काविश थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपसे दोबारा मुलाकात होती है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं इमरान हूं और आज हिना हमारे साथ है। और आज दुनिया भर समेत इमरान मैं आपको बताती चलूं कि पाकिस्तान में भी वर्ल्ड ऑटिस्टिक डे मनाया जा रहा है। ऑटिज्म अवेयरनेस के हवाले से डे मनाया जा रहा है। ये एक ऐसा दिन है जिस दिन ऑटिज्म के हवाले से बहुत ज़बरदस्त इवेंट्स होते हैं, ऑटिज्म फ्रेंडली इवेंट्स होते हैं, जिसमें ऑटिस्टिक जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को एजुकेट किया जाता है। डिफरेंट सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेज होती हैं। ऑटिज्म बेसिकली है क्या? ये बच्चों में होता है, किसी में भी हो सकता है। एक ऐसी चीज़ है जिसमें बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, शाय होते हैं, कम्युनिकेशन में उस तरह से वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते, अपने आइडियाज़ को उस तरह से प्रोपेगेट नहीं कर पाते। और इस हवाले से सना हुमायूं इस्लामाबाद से एक बहुत ज़बरदस्त सेगमेंट लेकर आई हैं, तो आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सना हुमायूं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ऑटिज्म से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। ऑटिज्म दर हकीकत बच्चों में ज़हनी नशोनुमा में रुकावट डालने वाला एक ऐसा मर्ज है जो 18 माह से 3 साल की उम्र में बच्चों में नुमाया होता है। ये मर्ज बच्चों में उनकी बोलचाल, ज़हानत, समाजी ताल्लुकात और अपनी मदद आप जैसे अवामिल पर असरअंदाज होता है। ऑटिज्म क्या है, इसकी अलामात क्या हैं, ऐसे बच्चों की तरबियत कितनी ज़रूरी है, ये सब जानने के लिए आज मैं आई हूँ ऑटिज्म रिसोर्स सेंटर में, जहाँ पर बात करूँगी मैं माहिरीन से और जानूँगी कि यहाँ पर बच्चों की तरबियत कैसे की जाती है। आइए मेरे साथ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बुशरा सुहेब के साथ, जो कि एक ऑटिज्म रिसोर्स सेंटर रन करती हैं। अस्सलाम वालेकुम बुशरा, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस। शुक्रिया बहुत बहुत आप लोगों का भी आने का सना। सबसे पहले तो बुशरा मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये ऑटिज्म सेंटर रन करने का आपका अपना कोई ज़ाती मोटिव या फिर क्या कॉज था जो जिसके लिए आपने ये पूरा आई थिंक शुरू तो मेरा जो बिल्कुल यंगेस्ट बेटा है वो उसको ऑटिज्म है, और जब वो डायग्नोज हुआ था तो पाकिस्तान में, अब नाउ इंशाल्लाह ही इज़ गोइंग टू बी 20, तो आज से आप 18 ईयर्स अगो समझ लें बहुत कम फैसिलिटीज़ थी। फैसिलिटीज़ क्या, इंडिविजुअल थेरेपीज़ मौजूद थी और इतनी सेंस ऑफ फेलियर होता था। तो जो लोग ये फैसिलिटीज़ जिनके पास बिल्कुल ये आइसोलेटेड थेरेपीज़ भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो क्या फील करते होंगे। तो फिर हम लोगों ने ये शुरू किया। सो ये सच ज़ाती मेरे बेटे के लिए नहीं था, आई थिंक ये बाकी सब और लोगों के बच्चों के लिए ज़्यादा था, बिकॉज अमीन का तो अर्ली इंटरवेंशन सारा जो टाइम था वो वेस्ट हो गया हुआ था। ओके, तो ऑटिज्म क्या एक कुदरती बीमारी है, इससे बचा जा सकता है, जेनेटिकली ट्रांसफ़र होती है? कुछ जनरल मिथ्स जो ऑटिज्म के बारे में।
जो ऑटिज्म है, हाँ आप उसको कुदरती ही कहेंगे क्योंकि ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है. नाउ दे थिंक यस सम जीन्स आर इन्वॉल्व्ड बट दे हैव नॉट बीन एबल टू पिन पॉइंट कि क्या कौन सी कॉज है, कौन सा जीन इन्वॉल्व्ड है. जब तक वो नहीं पता चलेगा तो इसका इलाज एज सच मेडिकली अवेलेबल नहीं है. पाकिस्तान में वैसे इस बीमारी का क्या रेशियो है और हुकूमती सतह पर इससे बचाव के लिए कोई इक़दाम किए जा रहे हैं? जब आप उनको ऑटिज्म वाले बच्चे को भी बाकी बच्चों के, बाकी स्पेशल नीड्स बच्चों के साथ बैठा देते हैं तो वो रिजल्ट्स वो नहीं आएंगे. ऑटिज्म का अपना पिक्यूलियर वे ऑफ लर्निंग है. अगर आप अकॉर्डिंग टू दैट लेके चलें तो ये दे शो वेरी गुड रिजल्ट्स. और हुकूमती सतह पे कुछ ऐसा अवेलेबल नहीं है इलाज से ऑटिज्म के लिए. अच्छा, पाकिस्तान में इस तरह के ऑटिज्म के लिए क्या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं और किस किस्म की खास ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है? ट्रेनिंग फॉर द स्टाफ और फॉर द चिल्ड्रन. जब हमने शुरू किया था हार्डली आई थिंक 1-2 थे, लेकिन अब मैं देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा इस्लामाबाद में भी, पिंडी में बहुत इंस्टीट्यूट्स आए हैं जो ऑटिज़म के लिए काम कर रहे हैं. मेरी इस वक्त आपके प्रोग्राम के तवासुत से एक पेरेंट्स को रिक्वेस्ट है, छोटे बच्चों में कोई भी चीज़ जिसमें वो पीछे रह रहे हैं अपने साथ के बच्चों से, वो राइट अवे अब जाएं और चेक करें कि ये बच्चा क्यों पीछे रह रहा है. अगर नहीं बोल रहा तो प्लीज़ आप वेट मत करें कि ये 3-4 साल का होके बोल लेगा. अगर उसी वक्त उस बच्चे को हेल्प मिल जाए तो वो बच्चे की ज़िंदगी बहुत फ़र्क होगी. ये थी बुशरा सुहेब और अब हम विज़िट करेंगे ये ऑटिज़म सेंटर और गज़ल से मुलाकात करेंगे और कुछ ऑटिज़म की टेक्निकलिटीज़ के हवाले से मज़ीद बातचीत करेंगे. हमारे साथ रहिए. अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं सना? बिल्कुल ठीक ठाक. मैं इस वक्त मौजूद हूँ गज़ल नदीम के साथ और ये फाउंडिंग डायरेक्टर हैं ऑटिज़म रिसोर्स सेंटर की. गज़ल, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस कि आप एक बहुत ही नोबल कॉज पे मैं कहूँगी काम कर रही हैं. ऑटिज़म जो है वो जब अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है तो किस तरह से डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट एक बच्चे की हेल्प कर सकते हैं? इसमें इंडिविजुअल थेरेपीज़ का जो रोल अगर आप कहें तो वो इतना रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं है कंपैरेटिवली जितना कि एक फुल फ्लैज प्रोग्राम का है. तो जब भी कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट रेफ़र करे बच्चे को तो वो एक पूरे प्रोग्राम की तरफ रेफ़र करे जो कि उसके सारे डेफिसिट एरियाज़ को कवर करे, जिसमें कि उसके कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, उसके सोशल स्किल्स हैं, उसके सेल्फ हेल्प स्किल्स हैं, उसकी ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स हैं, उसकी कॉग्निशन है, एकेडमिक्स हैं. तो ये सारी चीज़ें जो है वो अंडर वन रूफ जो है वो ट्रीटमेंट मांगती हैं बच्चे के लिए. अच्छा, आपके यहाँ पर अर्ली इंटरवेंशन सेंटर में कितने डिपार्टमेंट्स हैं? किस तरह से आप लोगों का पूरा प्रोसेस है? एक ऑटिस्टिक बच्चा जब आपके पास आता है सो आप उसका किस तरह से डायग्नोसिस करते हैं, वो मुझे प्रोसेस सारा बताएं. बच्चा जब क्लिनिकली असेस हो जाता है तो हम फर्दर इसको फिर भेजते हैं स्पीच डिपार्टमेंट की तरफ. वहाँ से जो हमारे स्पीच थेरेपिस्ट हैं वो इनकी असेसमेंट करते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट असेसमेंट करते हैं, फिर ABA के थ्रू इनके डिफरेंट लेवल ऑफ फंक्शनिंग जो जिन पे हमने काम करना होता है, जो बेसिक जो टारगेट एरियाज़ होते हैं, इनका बिहेवियर है, इनके स्किल्स हैं डिफरेंट सारी डोमेन्स में, उनको असेस किया जाता है कि करंट लेवल क्या है. फिर उसको लेकर हम इनकी IEP डिज़ाइन करते हैं जो कि फ़र्दर इनको फिर उन स्टेप्स से आगे लेके जाती है जहाँ पर कि ये उस वक्त आते हैं और डायग्नोज होते हैं. आपका इदारा जो है आपका कितना कॉस्ट इफेक्टिव है? क्या महंगा इलाज है या ओवरऑल क्या आप लोगों का पैकेज है? देखिए, हमने बहुत कोशिश की है कि इसको हम कॉस्ट इफ़ेक्टिव रखें. मैंने इसको कॉस्ट इफ़ेक्टिव बनाने के लिए शुरू में मदर्स को लिया और उनको ट्रेन किया ताकि जो थेरेपिस्ट तो थे लेकिन जो एक 1-on-1 टीचर का लोड था ना वो एटलीस्ट कम हो सके. अच्छा, पाकिस्तान में आप क्या ट्रेंड देखती हैं कि जब माँ बाप को पता चलता है अर्ली डायग्नोसिस उन्होंने किसी डॉक्टर से करवाया तो क्या माँ बाप में विलिंगनेस है कि वो ऐसे इदारों को अप्रोच करें अपने बच्चों को, या फिर वो उस बीमारी को दबा रहे हैं? क्या पेरेंट्स का एक जनरल पर्सपेक्टिव क्या है इस बीमारी को लेकर? अब पर्सपेक्टिव बहुत चेंज हो गया है. पहले अगर आप 10 साल पहले की बात करें तो हो सकता है कि उस वक्त इतना ज़्यादा पेरेंट्स जो है वो लेके नहीं निकल रहे थे, क्योंकि हम 10 साल पहले जब शुरू किया तो हम सोचते थे कि छोटे बच्चे कहाँ हैं, वो क्यों नहीं आ रहे हैं. लेकिन अब जो सिचुएशन है वो बहुत डिफरेंट है. अब मदर्स जो हैं वो खुद से हमारे पास आती हैं कि हमने 1.5 साल में बच्चे
में ये चीज़ देखी है, वो खुद कंपैरिजन करती हैं, वो सर्च करती हैं और वो खुद हमारे पास बच्चों को लेकर पहुंच रही हैं, तो अभी चेंज आ रहा है। थैंक यू वेरी मच काजल। और अब मैं आपका ऑटिज्म रिसोर्स सेंटर विजिट करना चाहूँगी, टीचर से मिलना चाहूँगी और देखना चाहूँगी कि बच्चों की ग्रोथ किस तरह हो रही है। थैंक यू। जी गजल, हम इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? जी, हम इस वक्त मौजूद हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी डिपार्टमेंट में। नाहिद हमारी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं और आपको फर्दर ये बताएंगी कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी के अंडर हम किन डोमेन्स में काम कर रहे हैं। बेसिकली हम एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों को इंगेज करके हम इनका ट्रीटमेंट जो है, मैनेजमेंट प्लान जो है वो डिज़ाइन करते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में ऑटिस्टिक बच्चों की हम 4 डोमेन्स पे काम कर रहे हैं। ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ हैं, फाइन मोटर एक्टिविटीज़ हैं, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है और एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग जिसे हम ADL हम कहते हैं। फाइन मोटर एरिया पे बेसिकली इन बच्चों की ग्रिप वीक होती है, जैसे इनकी हैंड राइटिंग के थोड़े से प्रॉब्लम होते हैं, तो हम बेसिकली बच्चे को पहले असेसमेंट करते हैं उसकी और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है हम एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करते हैं ताकि उनके हैंड जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो सके और वो राइटिंग की तरफ आ सके। हमने जो ये रूम बनाया है, हम पहले बच्चों की सेंसरी इवैल्यूएशन करते हैं। सेंसरी इवैल्यूएशन के बाद उनका प्लान बनता है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम बच्चों को ये सारी चीज़ें देते हैं। तो हर सेंस के अकॉर्डिंग हमने ये पूरा रूम डिज़ाइन किया और यहाँ बच्चे आके माशाल्लाह बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। वर्क स्टेशंस हैं। बेसिकली यहाँ 1-on-1 इनकी थेरेपी होती है और इस ABA अप्रोच को हम फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो इनकी बच्चों की बिहेवियरल असेसमेंट होती है, इनके टारगेट सेट होते हैं, किस बिहेवियर को मैनेज करना है, फिर डिफरेंट स्किल्स जो हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए वो कौन से एरियाज़ हैं, जैसे अटेंशन है, बच्चे की इमिटेशन पे काम होता है, हैंड कोऑर्डिनेशन पे होता है, आई कांटेक्ट पे होता है, उसकी सिटिंग और उसका ओवरऑल उसका मटेरियल और थेरेपिस्ट की तरफ जो उसकी अटेंशन है उनको टारगेट करके यहाँ पे हम 1-on-1 बच्चों के साथ डील करते हैं। अच्छा, स्टाफ के मुतालिक मैं जानना चाहूँगी कि बच्चे तो आते हैं, जो यहाँ का आपका स्टाफ है वो ट्रेंड हैं, सर्टिफाइड हैं, किस तरह से उनकी ट्रेनिंग? जी बिल्कुल, हमारा सारा स्टाफ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक तो माशाल्लाह अपनी डिग्रीज़ हैं इनके पास, जैसे सोफिया हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और शी इज़ MS इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, कोमल है, ये दोनों ग्रुप हेड हैं यहाँ पे, कोमल भी माशाल्लाह MSc हैं, और फिर फर्दर जो ऑटिज़म के हवाले से जो इनकी ट्रेनिंग है वो फिर यहाँ आके होती है इनकी। जी सोफिया, तो मैं जानना चाहूँगी जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस है उसको अकॉर्डिंगली फॉलो किया जाता है? एब्सोल्युटली, जो DSM-5 है वो अमेरिकन साइकोलॉजिकल जो साइकियाट्रिक एसोसिएशन है वही वो गाइडलाइंस बनाती है, स्पेक्ट्रम क्राइटेरिया बनाती है जिसकी बेस पे हम जो ऑटिज्म है वो डायग्नोस करते हैं। क्या बच्चों का जो सक्सेस क्राइटेरिया है वो हर सेशन के बाद नोटिस किया जाता है? उनकी ग्रोथ का रेशियो किस तरह से मेजर किया जाता है? बिल्कुल, जो भी टारगेट सेट होते हैं उनसे रेलिवेंट हमारे पास डाटा शीट्स होती हैं, तो डेली बेसिस के ऊपर रिकॉर्ड फॉर्म्स जो होते हैं उनके ऊपर वो रिकॉर्ड होता है कि आज कितनी परसेंटेज बच्चे ने एक्यूरेसी की शो की है। यहाँ पर एक टीचर जो हैं वो टीच कर रही हैं और मैं इनसे जानना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। What's your name? My name is Rafia. Rafia, what are you teaching him? हम यहाँ पर ABA थेरेपी देते हैं और इसमें मैं इस वक्त डिस्क्रीट ट्रायल ट्रेनिंग दे रही हूँ इनको ऑन फ्रूट्स। ओके। अहमद, पॉइंट मैंगो, गुड जॉब। पॉइंट मैंगो, गुड जॉब। गिव मी मैंगो, गिव मी मैंगो, वेरी गुड। गिव मी मैंगो, गुड जॉब। हाई फाइव, very good. Yellow star out. Very good. Zion, high five. Okay. What's this? Yellow star. Yes. Very good. Pink diamond. What's this?
जी आतिफा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या प्रोसेस है, क्या ट्रेनिंग आप दे रही हैं इस वक्त स्टूडेंट को? अच्छा, ये माशाल्लाह सेंटेंस लेवल का बच्चा है, तो इसमें हम मल्टीपल टेक्निक्स के साथ इनके साथ काम करते हैं और बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो ये इनका नाम ज़यान है, ज़यान सेंटेंस लेवल पर है। तो अभी मैं इसके साथ पिक्चर डिस्क्रिप्शन और शेप्स और इन सब चीज़ों पर काम कर रही हूँ। थैंक यू, गिव हाई फाइव। वेरी गुड। ओह, इट्स फेल डाउन। ओके, व्हाट्स दिस? लुक डाउन। जी गज़ल, मैं चाहूँगी कि ऑटिज़म अवेयरनेस डे के हवाले से कोई मैसेज देना चाहें। जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो पेरेंट्स के लिए कुछ कहना चाहूँगी कि बच्चे को अर्ली इंटरवेंशन प्रोवाइड करने में बिल्कुल देर ना करें और उसको थेरेपीज़ और उसका जो रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस है उसको स्टार्ट करें। थैंक यू वेरी मच गज़ल। ऑटिज़म हम सब का एक बहुत अहम मसला, जिसकी तरफ से मेरे ख्याल से अदम तवज्जुही का शिकार रहा है। इस दिन मैंने कोशिश की कि आपको एक्सप्रेस न्यूज़ की जानिब से इस ऑटिज़म के हवाले से अवेयरनेस दी जाए। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी और सेगमेंट में, तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। बिल्कुल, आज 2 अप्रैल है, वर्ल्ड ऑटिज्म डे मनाया जा रहा है और हमने इसकी सिग्निफिकेंस के ऊपर बात की। कुछ बच्चों से भी आपको मिलवाया सना ने, जो कि इसका शिकार हैं, और फिर उनको क्योर, उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जा रहा है। इसी हवाले से वक़ार अहमद मलिक साहब ने भी एक स्पेशल सेगमेंट प्लान किया है और डिज़ाइन किया आपके लिए, वो भी आपको दिखाते हैं और उसमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि इससे कैसे निपटें और इससे कैसे निकलें। सो लेट्स वॉच द सेगमेंट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। ऑटिज़म या ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है वो एक तो फैलता हुआ नज़र आता है। हर स्कूल के अंदर ऐसे बच्चे दाखिल होते हैं और क्योंकि मुनासिब ट्रेनिंग पेरेंट्स की भी नहीं है और असातिज़ा जो हैं उनकी भी नहीं है कि इन बच्चों को किस तरीके से उनका बिहेवियर है या किस तरीके से उनकी तरबियत करनी है। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी ट्रीटमेंट ना की जा सके। ऐसे बच्चे जो हैं वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं। मेरे साथ इस वक्त फ़ायज़ा बदर साहिबा हैं, जो कि अल-शिफा अस्पताल में काम करती हैं, स्पीच थेरेपिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ायज़ा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। मेरा पहला सवाल तो यह है कि जो ऑटिस्टिक बच्चा होता है उसकी कुछ जनरल सिम्टम्स बता दें। अगर किसी का बच्चा ऑटिस्टिक है तो उसको कम से कम ये मालूम हो वो क्या सिम्टम्स होते हैं। देखिए, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है वो एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है और इसके साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो 18 महीने से नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो इसका जो एक सबसे कॉमन सिम्टम है वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन डेवलपमेंट है कि एक बच्चे को अपनी बात को एक्सप्रेस करने में, बोल के या इशारों के जरिए बात को एक्सप्रेस करने में डिफिकल्टी आती है। ऑल्दो हर ऑटिज्म का बच्चा डिफरेंट सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें जो कम्युनिकेशन का ना डेवलप होना है ये एक सबसे बड़ा कॉमन सिम्टम है। इसके अलावा वो बच्चे जो कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के साथ हैं उनको सोशलाइजेशन में डिफिकल्टी आती है। उनको अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों के साथ बॉन्डिंग डेवलप करने में, उनके साथ शेयर करने में, उनके साथ जिसे हम इंटरैक्टिव प्ले कहते हैं, बच्चों के अंदर आपस में मिलजुल के खेलने में डिफिकल्टी पेश आती है। हो सकता है कि ये बच्चा जो है वो आई कांटेक्ट ना मेंटेन कर सके। इस बच्चे को जो है वो जिस तरीके से लाइट जो है, जो नॉर्मल लाइट है जिसके अंदर तमाम बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, वो लाइट बहुत ज़्यादा महसूस हो, या इस बच्चे की महसूस करने की सलाहियत बाकी बच्चों की निस्बत डिफरेंट हो। और तीसरी चीज़ है रेपिटेटिव प्ले या रेपिटेटिव एक्शंस का होना, जिस तरीके से हाथों को कॉन्टिन्यूसली मूव करना, या अगर फर्ज करें कि एक टॉय कार है तो उसको कार की तरह खेलने के बजाय सिर्फ टायर्स को कॉन्टिन्यूसली घुमाना, स्विच को ऑन ऑफ करते रहना, या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बच्चा इतना ज़्यादा रिपीटेडली करे कि उसकी नॉर्मल डे टू डे जो लिविंग है वो मुतासर होना शुरू हो जाए। ठीक है, आपने एज जो बताई वो है कि 18 माह से किस एज तक और उस एज के बाद जो है इसकी डेवलपमेंट के चांसेस कम होते हैं, यानी किस एज से बच्चा अगर गुजर जाए तो? असल में अगर हम पाकिस्तान की बात करें, जिस तरह आपने शुरू में बिल्कुल सही बात की कि हमारे यहाँ लैक ऑफ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, तो हमारे पास बच्चे समटाइम जो हैं वो 7-8 ईयर्स में भी प्रेजेंट हो रहे होते हैं कि जी इनको बोलने में डिफिकल्टी आ रही है, या टीचर्स महसूस करती हैं कि बच्चे का जो बिहेवियर है वो आम बच्चों की निस्बत हट के है और वो क्लास में एडजस्ट नहीं हो पा रहा। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो बहुत लेट स्टेज के अंदर भी ये चीज़ रिपोर्ट होती है, लेकिन क्योंकि कम्युनिकेशन की डेवलपमेंट की और अप्रोप्रिएट जो रिलेशनशिप फॉर्मेशन है उसकी एज 18 मंथ्स ऑनवर्ड है, तो हम 18 महीने से पहले किसी बच्चे को ऑटिज्म लेबल नहीं करते। जनरली जब हमारा बच्चों के साथ जो बिहेवियर है, मैं ऑटिस्टिक बच्चों की बात नहीं कर रहा, आम जो बच्चों के साथ हमारा जो छोटे बच्चे होते हैं, जब अपनी बात वो शुरू करते हैं तो आपको ऑफकोर्स एक बच्चा है छोटा, वो फम्बलिंग भी करेगा, वो भी करेगा। हमारे अंदर वो पैशंस नहीं होता, हमारे अंदर वो सब्र नहीं होता है कि उसको हम फिक्रा मुकम्मल करने दें।
हम उससे कोई सवाल तो पूछते हैं लेकिन आधे में ही उसको टोक के हम अगला सवाल पूछ देंगे, तो इससे भी तो बच्चे की सेल्फ स्टीम पे बड़ा असर पड़ता है। तो आर्टिस्टिक बच्चा जो है उसके लिए तो ज़्यादा सब्र के साथ उनके पेरेंट्स को या स्कूल में अगर वो टीचर हैं तो उनको पूरा फिक्रा मुकम्मल करने देना जो है कितना ज़रूरी है। इसकी वजह से क्या होता है कि वर्बल आउटपुट नहीं आती या बच्चा जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे ज्यादा डिपेंड करने लगता है, बेशक वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के साथ हो या एक नॉर्मल डेवलपिंग चाइल्ड हो। तो हमें इस चीज को डिस्करेज करना चाहिए। इसके अलावा ये जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसका बहुत ज्यादा इसके अंदर रोल है कि एक बच्चे का बहुत ज्यादा एक्सपोजर है गैजेट्स को, टैबलेट्स को, लैपटॉप्स को, मोबाइल्स को, तो उसमें भी यही होता है कि बच्चे को सोशलाइज करने की जरूरत नहीं महसूस होती, उसको फ्रेंडशिप्स डेवलप करने की जरूरत नहीं होती, वो सारा वक्त उस स्क्रीन को एक्सपोज्ड है। तो पेरेंट्स के लिए डेफिनेटली ये एक मैसेज होगा आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू कि बच्चों का जो एक्सपोजर है, टीवी का एक्सपोजर है, स्क्रीन टाइम जो है वो लिमिटेड होना चाहिए, बिकॉज ये लीड करता है कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज को और सोशलाइजेशन की प्रॉब्लम्स को भी। हम कह सकते हैं कि अगर वो स्क्रीन के साथ लगे रहेंगे तो एक्चुअली अगर वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो वो शायद उसको रियल वर्ल्ड समझना शुरू कर देते हैं और उस स्क्रीन से बाहर जो है उसको कोई क्या कहते हैं कि वर्चुअल समझना शुरू कर देते हैं। तो ये तो एक अफसोसनाक बात है। दूसरी मुझे ये बताइएगा कि जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम है, अगर हम इसको 1 to 10 कह दें तो किस यानी 1, 2, 3 किस लेवल तक एक नॉर्मल चीज़ है, यानी किस जगह पे हम समझते हैं कि स्वेयर हो जाता है? अभी करंट जो हमारे पास डाटा है उसके मुताबिक हर 54 में से एक बच्चा ऑटिज्म के साथ डायग्नोज हो रहा है, ठीक है। और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है ये लड़कों में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू गर्ल्स। तो अगर हम बात करते हैं सिवियरिटी की तो डेफिनेटली जब हम ऑटिज्म को असेस करते हैं, जिस तरह मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया कि हमारे पास डिफरेंट टूल्स मौजूद हैं जिसके थ्रू जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो एक बच्चे को असेस करते हैं और वो फिर ये बताते हैं कि ये माइल्ड कैटेगरी में फॉल करता है, मॉडरेट कैटेगरी में फॉल करता है या सिवियर कैटेगरी में फॉल करता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसका इलाज जो है वो दवा के जरिए मुमकिन नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम एक गोली प्रिस्क्राइब करेंगे, बच्चा वो दवा इस्तेमाल करेगा और वो ठीक हो जाएगा। उससे जरूरत होती है डिफरेंट थेरेपीज की, जिसमें बिहेवियर थेरेपी, स्पीच थेरेपी और इसके साथ ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो कि फोकस करती है सेंसरी इश्यूज पे। जिस तरह हमने शुरू में बताया कि इन बच्चों को महसूस करने से रिलेटेड डिफिकल्टीज हो सकती हैं, चबाने के अंदर इनको डिफिकल्टी हो सकती है, खाने के बारे में बहुत ज्यादा पिकी हो सकते हैं, जिस तरह लाइट की बात की, साउंड्स की बात की, टिप टो करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि पाँव को जमीन पे जमा के नहीं चलते, पंजों के बल चल रहे होते हैं। तो इन तमाम चीजों के लिए इनको थेरेपीज की जरूरत होती है और अर्ली इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। एक बहुत जरूरी बात जो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी वो ये है कि जितनी जल्दी तशखीस हो जाएगी, जितनी जल्दी थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन स्टार्ट हो जाएगी, उतने चांसेस हैं कि बच्चा जो है वो एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकेगा। बहुत शुक्रिया फायद साहबा, बहुत शुक्रिया। फायद साहबा कह रही थी कि वक्त पे उसकी तशखीस होना ज़रूरी है ताकि आप वक्त पे वहाँ पे जाएं ताकि वो बेहतर उसकी ट्रीटमेंट हो सके। बहुत शुक्रिया, देखते रहिए माइंड मैटर्स। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ओके, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम कुछ यंग एथलीट्स की। आपको मालूम है कि हम ऐसी शख्सियात से मिलते रहते हैं और आपको मिलवाते रहते हैं जो कि पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं और बड़े मुख्तलिफ तरीक़ों से कर रहे हैं। इन यंग एथलीट्स में एक इसरा वसीम है और दूसरी कायनात आरिफ हैं। बहुत से लोग तो इनको जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते आपको हम बताएं कि 27 मार्च को होने वाली वर्ल्ड जिजिस्टो ई टूर्नामेंट के अंदर इन्होंने जूनियर कैटेगरी के अंदर गोल्ड तिलाई तमगा हासिल किया और मुल्क का नाम फ़ख्र से बुलंद किया। तमगा जीतने वाली इन दोनों यंग एथलीट्स के हवाले से हम अगर बात करें तो पहली बार वर्ल्ड जिजिस्टो ई टूर्नामेंट 2021 में जूनियर कैटेगरी इवेंट में इन्होंने हिस्सा लिया और पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और इसमें मुख्तलिफ 31 ममालिक जो थे उनकी 373 टीम्स ऐसी थी जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया और बहुत ही मेहनत इसके लिए चाहिए थी और दिस वॉज वन ऑफ इट्स ओन काइंड के जो ना वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उसको मुनक़िद किया गया, यानी कि फिजिकली आपने गेम फील्ड के अंदर नहीं जाना था, एक रिकॉर्डेड इवेंट था, लेकिन इसमें उन्होंने विन किया हमारे लिए। अच्छा इमरान, सबसे पहले तो आई वुड रियली लाइक टू नो कि इसरा कौन है और कायनात है? जी, इसरा एंड कायनात। आई एम कायनात आरिफ और मैं इसरा वसीम। ओके, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आज सुबह सुबह एक्सप्रेसो में आके कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, अक्सर लोगों को जब हम जगा देते हैं ना सुबह सुबह तो वो थोड़े कंफ्यूज और परेशान भी हो जाते हैं। एक तो बहुत ही अच्छा लगा इसरा और आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। ये जो जिजित्सो गेम है, एक तो इस गेम के हवाले से थोड़ा सा हमें बताइए, ये गेम क्या है नंबर 1, और दूसरा ये कि इसके अंदर ये जो ई टूर्नामेंट हुआ, ई टूर्नामेंट की क्या सिग्निफिकेंस थी, क्या ये क्या था?
जी, जुजित्सो जो है बेसिकली जुजित्सो एक जेंटल आर्ट है जिसमें कॉम्बैट फाइटिंग होती है जो एक पेयर में परफॉर्म की जाती है, जिसमें आपके दोनों तरफ एक अटैकर होता है, एक डिफेंसर होता है। और जो हमने गेम परफॉर्म किया बेसिकली ऑन वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फोरम पे, तो उसमें हमारे पास जुजित्सो में म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन और हमारी अंडरस्टैंडिंग से ये हमारा पूरा गेम परफॉर्म हुआ। और इसमें हमने डिफरेंट टेक्निक्स परफॉर्म करी, जो सेलेक्टेड टेक्निक्स हमें दी गई थी तो वो हमने परफॉर्म करी और हमने माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लिया। कायनात, आप इसका जवाब दे दीजिए क्योंकि यूजुअली जब हम इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स के अंदर जाते हैं तो उनके अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं। जो हम अपने तौर पे खेलते हैं, डोमेस्टिक गेम्स खेलते हैं, उनके अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, लेकिन इंटरनेशनल के लिए ओब्वियसली आपने सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होता है, तभी आप क्वालिफाई करते हैं या जीत सकते हैं। तो आपने इसकी ट्रेनिंग इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए कहाँ से ली, कैसे मिली आपको पाकिस्तान में? हम लोगों को बेसिकली जो है हमारे सर तारिक अली हैं, उन्होंने हमें ट्रेन किया। हम इसके लिए बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे थे, तो बेसिकली हमें पता चल गया था कि हमें इस तरह ये टूर्नामेंट खेलना है, तो हम जो है इसके लिए काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे थे। इसके लिए काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि जाहिर है कोऑर्डिनेशन हमारे इस गेम में हमारी कोऑर्डिनेशन मस्ट है। तो बेसिकली पूरा गेम हमारी कोऑर्डिनेशन पे था, तो जैसे ही हमारी कोऑर्डिनेशन अच्छी तो हमने उसी हिसाब से प्रूव कर दिया। हमारी रिकॉर्डेड वीडियो थी तो उसी के बेस में हम लोगों ने ओके। इसरा, आप मुझे ये बताइए कि रोजाना आप कितनी ट्रेनिंग करती हैं और कोविड के दिनों में कितना मुश्किल होता है ट्रेनिंग करना, कितना चैलेंजिंग है? जी एग्जैक्टली, पेंडेमिक सिचुएशन में बहुत मुश्किल था। ऑब्वियसली सारी एक्टिविटीज वगैरह बंद थी और आपको एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए और SOPs फॉलो करते हुए आपको ट्रेनिंग करनी थी। तो हमने उस चीज़ को भी अपने माइंड में रखे हम लोग यूजली 4 to 5 आवर्स डेली ट्रेनिंग करते हैं और उसमें हमारी रनिंग वगैरह ये अलग होती हैं। उसके बाद ये डेली बेसिस पे होते हैं, यानी अक्सर तो हमें जो हॉलीडेज होते हैं उसमें भी छुट्टियां नहीं मिलती कभी। अच्छा। कभी हमें संडे को भी जाना पड़ जाता है। ऑब्वियसली, लेकिन मुश्किल और बड़े टाइटल्स के लिए बड़ी मेहनत भी तो चाहिए होती है। इसरा कायनात, अच्छा आपका चूंकि मुकाबला हम चूंकि पहले बात कर रहे थे कि मोर देन 30 कंट्रीज थी जिनके प्लेयर्स थे और 373 प्लेयर्स थे। इसमें जो एक प्लेयर की बिल्ट होती है, जो उसकी फिजिक होती है, वो बड़ी मैटर करती है, स्किल तो मैटर करती ही है। तो आपके जो ओपोनेंट्स थे उसमें कुछ ऑस्ट्रेलियंस भी थे आई बिलीव और दीगर ममालिक से भी थे, तो इसने आपको कितना एज दिया बीइंग एन एशियन एंड पाकिस्तानी? आपके लिए एक प्लस था या आपको मुश्किल हुई? बाकी लोग ज्यादा तगड़े थे, मुश्किल से आप लोगों ने परफॉर्म किया? नहीं, बेसिकली हम लोगों की ट्रेनिंग माशाल्लाह से बहुत अच्छी थी, तो हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से बिल्ड कर लिया। क्योंकि हम वैसे ये इसमें देखा जाता है फिजिक बिल्कुल मैटर करती है, बट हम दोनों की फिजिक बिल्कुल आपस में मैच हो गई। What about the diet, by the way? आपने इसकी बात करी। खाती क्या है? हाँ, आपकी डाइट क्या होती है? कोई स्पेसिफिक डाइट ऑब्वियसली होती होगी। डाइट हमारी बिल्कुल हमारी डाइट बिल्कुल प्रॉपर प्लान होती है, हेल्दी डाइट होती है। ऑफ कोर्स जो मॉर्निंग से स्टार्ट होती है इवनिंग तक, तो प्रॉपर जैसे वेजीज, फ्रूट्स, मिल्क, प्रोटीन्स वगैरह ये सब आपको लेने पड़ते हैं। ठीक है। सिंस यू हैव पार्टिसिपेटेड इन जूनियर कैटेगरी, तो कब तक आप इससे ऊपर कैटेगरी में जाएंगी? और दूसरा ये भी है कि ये तो ई टूर्नामेंट था, तो फिजिकली भी कोई आपका इरादा है किसी टूर्नामेंट में इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके? क्योंकि टाइटल तो आपके पास आ ही गया है, तो नाम तो आपका बन ही गया। जी बिल्कुल, हमारा बिल्कुल आगे है। अभी तो ये टूर्नामेंट था, जैसी पैंडेमिक सिचुएशन अगर क्लियर हो जाती है तो उसके बाद फिर हम लोग आगे, अभी हमारे और गेम्स आ रहे हैं 2022 तक, तो उसमें हमें पार्टिसिपेट करना है। तो इंशाल्लाह फिर हमारे आगे और भी इवेंट्स हैं जिसमें पार्टिसिपेट करना है। और ये हमारे पहला वर्ल्ड का टाइटल था जो हमने पाकिस्तान के लिए डिफेंड किया है, और उसमें हमने ऑब्वियसली यूरोपियन कंट्री और एक साउथ एशियन कंट्री, दोनों कंट्री को बीट करके अब हम यहाँ तक पहुंचे। तो इंशाल्लाह इसको हमें डिफेंड करना है, इसको रिटेन करना है मेडल को। तो आगे हमें इससे ज्यादा मेहनत करनी है ताकि हम आगे भी प्रूव करें। जी बिल्कुल, बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छा लगा कि आज आप दोनों एक्सप्रेसो में आई। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आपका नहीं है, आगे बढ़ना है। हमारे साथ कायनात मौजूद थी और इसरा मौजूद थी, दोनों हमारा प्राइड हैं और दोनों ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। और ओब्वियसली बहुत मेहनत चाहिए, ये तिलाई तमगे एक दिन में नहीं आते, स्पेशली जब आप बहुत डेवलप कंट्रीज के प्लेयर्स के साथ खेल रहे होते हैं जहाँ पे फैसिलिटेशन बहुत ज्यादा है स्पोर्ट्स को लेकर। हमारे यहाँ तो लोग बेचारे खुद से मेहनत करके आते हैं। खैर, हमने ब्रेक लेनी है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम
बैक टू एक्सप्रेस और अब बात करेंगे कुछ क्रिकेट की। क्रिकेट के अंदर हिना का इतना इंटरेस्ट नहीं है ये मुझे बता रही थी, लेकिन अब हम इनका इंटरेस्ट करा देंगे क्योंकि जैसे हम बात करते हैं ना और फिर मिर्जा साहब से जब हम बात करते हैं मुझे बहुत कुछ बता रहे थे, इंटरेस्ट हो ही जाता है। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान जनाब वनडे सीरीज की बात करते हैं। आज दोनों टीमों के दरमियान पहला मैच सेंचुरियन में खेला जा रहा है। पाकिस्तानी टीम बायोस्फीयर और बबल के अंदर मौजूद है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये मैच दोपहर 1 बजे शुरू होगा और कल भी आपको बताया था 3 मैचेस की ये वनडे मैचेस की सीरीज है, उसके बाद 4 T20 भी होंगे। बगैर किसी तवक्कुफ के मिर्जा इकबाल बेग द क्रिकेट इंसाइक्लोपीडिया सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनकी जरा राय से और तज्जिए से फायदा उठाते हैं और मिर्जा साहब से पूछते हैं कि आज का दिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कैसे देख रहे हैं साउथ अफ्रीका। मिर्जा साहब वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो अहमद से। कैसा मैच होने जा रहा है, कैसे देख रहे हैं आज सर कंडीशंस को लेकर और हमारी ट्रेनिंग को लेकर? बहुत बहुत शुक्रिया इमरान। और पाकिस्तानी टीम जो है वो अगर देखा जाए तो मिसबाउल हक की कोचिंग में सिर्फ 5 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेली है, जिसमें से 2 इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ और 3 जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले थे और उन 5 में से 1 मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ हम हारे। और अगर आप ओवरऑल पाकिस्तान की कारकर्दगी का जायजा लें तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी मुल्क से बाहर इतनी अच्छी नहीं होती। अगर आप स्टैट्स पर नजर डालें तो 2013 के बाद से अब तक पाकिस्तान में दुनिया की जो टॉप की टीमें हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड शामिल है, उनके खिलाफ जो 81 वनडे मैचेस खेले पाकिस्तान ने सिर्फ 22 वनडे मैचेस जीते, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी टीम की बाहर और मजबूत टीमों के खिलाफ कारकर्दगी अच्छी नहीं होती। लेकिन दुआ करें कि पाकिस्तान की ये यंग टीम आज अच्छा परफॉर्म करे। अल्लाह करे। लेकिन हमारी तो प्रोटियस के खिलाफ भी बहुत अच्छी कारकर्दगी नहीं रही है। तकरीबन 50 मैचेस उन्होंने आउट ऑफ 79, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो साउथ अफ्रीका ने जीते हैं और ये बहुत बड़ा नंबर है। तो आपको लगता है कि हम कमबैक करेंगे सिंस हमने होम सीरीज बहरहाल जीती थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ? मिर्जा साहब लेकिन अब देखें आज के इस मैच में साउथ अफ्रीका के तकरीबन तमाम टॉप के प्लेयर्स हिस्सा ले रहे हैं। उसके बाद आपको पता है कि 9 अप्रैल से आईपीएल हो रही है, तो बेशतर खिलाड़ी आईपीएल खेलने चले जाएंगे। आज उनका एक नया कप्तान टेम्बा बाबूमा, जो कि सिया फार्म है, जिसको सिर्फ 6 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेलने का तजुर्बा हासिल है, वो कप्तानी कर रहे हैं। लेकिन क्विंटन डिकॉक भी इस टीम में है, कगीसो रबादा भी इस टीम में है, डेविड मिलर भी इस टीम में है। तो ये बड़ी तबरेज शमसी भी इस टीम में, तो बड़ी मजबूत टीम है साउथ अफ्रीका की। और उनको उनके होम ग्राउंड पर हराना जो है पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल काम होगा। ठीक है। और कैप्टनसी के हवाले से बिलखुसूस मैं पूछूंगा, कल भी आपने कहा था सिया फार्म तमीबा, आई थिंक उनका नाम है, जरा करेक्ट कर दीजिएगा मुझे। बाबूमा ओके, वो कैप्टनसी कर रहे हैं और पाकिस्तान से बाबर आजम है। तो कैप्टन का क्या कंपैरिजन है आपकी नजर में, कैसी कैप्टनसी होने जा रही है आज? देखिए इमरान, दोनों नए हैं। बाबर आजम को भी इतना ज्यादा तजुर्बा नहीं कप्तानी का, लेकिन बाबूमा के मुकाबले में ज्यादा तजुर्बा है। और बाबूमा जो है वो साउथ अफ्रीका के पहले टेस्ट बैट्समैन है सिया फार्म के, जो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेली। वरना सिया फार्म फास्ट बॉलर्स तो आए थे, लेकिन बैट्समैनों में पहले सिया फार्म बैट्समैन है जो टेस्ट क्रिकेट खेले। टेस्ट मैचेस उनके 30 से ज्यादा है, उनको टेस्ट बैट्समैन समझा जाता है। लेकिन अब उन्होंने लॉन्ग टर्म प्लानिंग की है। शॉर्टर वर्जन में भी उन्होंने T20 और वनडे में बाबूमा को 2023 तक कप्तान बनाया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके जहन में क्या है। जो 2023 का वर्ल्ड कप है उसमें भी बाबूमा कप्तानी करेंगे। इस दौरान 2 वर्ल्ड T20 होंगे, उनमें भी कप्तानी करेंगे। अब देखते हैं कि वो कितना सीखते हैं। लेकिन आपको मैं एक चीज और क्लियर करते चलूं कि जब साउथ अफ्रीका की वापसी हुई थी 1991 में, तो बगैर कोई वनडे मैच खेले क्लाइव राइस जो थे वो साउथ अफ्रीका की कप्तानी कर गए थे। इसी तरह से कैप्लर वेसल्स को भी ज्यादा तजुर्बा नहीं था, उन्होंने कप्तानी की थी। अब दुआ करेंगे बाबूमा पर जो तवक्कुआत साउथ अफ्रीका ने उनसे वाबस्ता की है वो हमने अच्छा भी तो परफॉर्म करे। बगैर टेस्ट खिलाए अजहर अली से कप्तानी करवाई ली थी, मतलब हम भी तो करवा सकते हैं ये वो लोग हमारी एग्जांपल लेते हैं ना इमरान, लोग हमसे इंस्पायर होते हैं, हमसे सीखते हैं लोग। आपके आने से पहले हिना हैड अ क्वेश्चन अबाउट पाकिस्तान इंडिया, तो मैं चाहता हूं पूछ ही लें अब आप। जी बिल्कुल। मिर्जा साहब बताइएगा कि जो करंट सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान इंडिया की, तो क्या क्रिकेट के हवाले से अगर हम बात करें तो उसकी कोई बहाली का इम्कान है, कोई चांसेस हैं कि कोई बहाली हो सकती है? देखें ना, अभी हम कुछ कह नहीं सकते। अक्टूबर में वर्ल्ड T20 है भारत में, और भारतीय हुकूमत ने और भारतीय क्रिकेट बोर्ड को यकीन दहानी कराई है कि पाकिस्तानी टीम को वीजे मिलेंगे, मीडिया के लोगों को वीजे मिलेंगे। लेकिन अभी बर्फ पिघली नहीं है। अभी हम इट्स टू अर्ली टू से, अभी तक कुछ सूरत हाल बेहतर हो। लेकिन चूंकि ICC का इवेंट है, पाकिस्तान ने तजवीज किया है कि अगर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वीजे वगैरह में प्रॉब्लम होती है तो आप इसको दुबई शिफ्ट कर दें। लेकिन ऐसा होगा नहीं। मुझे लग रहा है कि बर्फ आहिस्ता आहिस्ता पिघलेगी।
इट्स टू अर्ली टू से। लोग तो फौरन शुरू हो गए कि पाकिस्तान इंडिया की एक बायलैटरल सीरीज शुरू हो जाए, 3 वनडे खेले जाए, लेकिन अभी कहना कुछ कम जरा एक्साइटेड भी हो जाते हैं ना, हम एक्साइटेड कौम है। और वैसे बीइंग क्रिकेट एंथुसियास्ट हमें बहुत पसंद भी तो है पाकिस्तान इंडिया का मैच। खैर मेरे साहब, मैं तो पता नहीं कितनी बार हाइलाइट्स दे चुका हूं चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल की, बार बार आमिर की बॉल्स देखता रहता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद रहे, अपना तजर्बा हमारे साथ और तज्जिया हमारे साथ शेयर किया। मिर्जा इकबाल बेग साहब, द सीनियर क्रिकेट एक्सपर्ट, अपनी राय दे रहे थे पाकिस्तानी टीम की। उन्होंने कहा बहुत आसान नहीं होगा, लेकिन कंपैरेटिवली एक अच्छी मुनासिब गेम आज होने की तवक्को है। लास्ट मिनट हमारा है, हमने प्रोग्राम खत्म करना है, लेकिन उससे पहले डू वी हैव दैट इंटरेस्टिंग वीडियो जो आपको एक वीडियो दिखाते हैं। और ये वीडियो एक ट्रेन की है, और ट्रेन में सिंध के इस इलाके में है ना इस वक्त जो सिचुएशन है, ये बच्चे चेक करें, इसके गट्स चेक करें, पता है कर क्या रहा है, ये ब्रेक्स चोरी कर रहा है ट्रेन में से। और ये हो रहा है मुसलसल, इन केसेस में इजाफा हो रहा है। मनाज़र ही लग रहे हैं, मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन बहुत डेंजरस भी लग रहा है देखने में। बिल्कुल। और आपको बताएं कि ये बच्चा रोडी स्टेशन से जो कराची के लिए रवाना होने वाली हजारा एक्सप्रेस है ना, उसके ट्रेन इंजन में सवार होता है और चलती ट्रेन से व्हील्स में लगे ब्रेक चोरी करता है और यकीनी तौर पे उसको बेच देता होगा। इसकी महारत कमाल है, खतरा तो अपनी जगह, और इसका कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस तो है। अगर खुदा ना खास्ता कोई हादसा होता है तो फिर से जी रेलवे पे सारी सिचुएशन चल जाएगी कि ये रेलवे की गलती। देखिए ऐसे ही बच्चे बड़े होकर बॉलीवुड की फिल्मों में हीरो आते हैं फिर। यही बच्चे होते हैं। खैर इसी नोट के ऊपर हमने खत्म करना है प्रोग्राम। आई होप आपको प्रोग्राम अच्छा लगा तो कल दोबारा देखिएगा, सोशल मीडिया पे फीडबैक दीजिएगा। मीनवाइल मुझे दीजिए इजाजत, और बेस्ट ऑफ देखना मत भूलिएगा वीकेंड के ऊपर। मिलेंगे इंशाल्लाह मंडे को। टिल देन अल्लाह हाफिज़।